फुटबॉल बॉल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, इस वर्ल्ड कप की फुटबॉल काफी कुछ अब तक बोल चुकी है। 3 मैचेस खेले गए हैं। 2-0 कल के पहले मुकाबले में, फिर आज इंग्लैंड विजेता 6-2, एंड देन नेदरलैंड्स कर्टसी 2 लेट गोल्स विनिंग अगेंस्ट सेनेगल 2-0। मेरे साथ द यूजुअल सस्पेक्ट मिस्टर पल्लव बासु मलिक इज प्रेजेंट इन अ वर्चुअल स्टूडियो हमारे Digital2 Sports नेटवर्क पे। पल्लव दा, वर्ल्ड कप में तो चमत्कार हो रहा है, एंटरटेनिंग मुकाबले, बट वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वी barely scratched the surface। अब तक आपका असेसमेंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप? सच मानो तो अभी भी और थोड़ा चलने का है अनुभव। जस्ट स्टार्टेड। कल मैंने हमारे यहाँ एक मैच हुए, हम देखा ओपनिंग मैच, इनॉग्रल मैच जो था। और फिक्चर्स देख लें, अगर ग्रुप ए का, अभी कतार हार चुका इक्वाडोर से 2 गोल उन्होंने मारा। नेदरलैंड्स ने सेनेगल को 2 गोल से हराया। अभी कतार सेनेगल का मैच बाकी है, नेदरलैंड्स इक्वाडोर की बाकी है, और इक्वाडोर सेनेगल, और नेदरलैंड्स कतार, ये लास्ट मैच होगी। तो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे, ये दोनों जो मैचेस है एक ही वक्त पे खेला जाएगा, और ये एडवांटेज है नेदरलैंड के लिए कि वो लास्ट कतार को मीट करेंगे। तो थोड़ा अगर मान लो कि कल जैसा देखा है हमने, कतार की परफॉर्मेंस, होम साइड है, सब है, होस्ट नेशन है, एक नया रिकॉर्ड भी हुआ कि कभी होस्ट साइड हारा नहीं ओपनिंग मैच। तो ये भी कल हुआ। तो अभी ये देखने का है कि क्या कर सके। और आज जिस तरह से नेदरलैंड हावी हुआ अंत में, एकदम फाइनल पोजीशन में, वो थोड़ा सा चमत्कार रहा, क्योंकि वो अभी भी, आप जैसे भी हो, आपको मानना पड़ेगा कि मेम्फिस डिपे की जो एब्सेंस है, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। बिल्कुल सर, ये जो 2-0 की स्कोर लाइन थी, बेस्ड अपॉन जो पूरा 90 मिनट्स आपने देखा, डू यू थिंक द 2-0 स्कोर लाइन टू सम एक्सटेंट फ्लैटर्ड नेदरलैंड्स? इतने कन्विंसिंग नहीं लगे? देखिए, एक वक्त पे हमें हमें लग रहा था कि भाई सेनेगल आज तो बिल्कुल ड्रॉ तो कर ही लेगा वो। दे कुड होल्ड नेदरलैंड्स, क्योंकि उनको ज्यादा तक पोजीशन था, एक्सचेंजेस ज्यादा था, शॉट्स उन्होंने काफी लिया। लेकिन अंत में जो है, ओवरऑल नेदरलैंड टीम की थोड़ा वेट जो होती है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने फाइनली थोड़ा एक्सपीरियंस को भी काम में लगाया, और बिल्कुल वो 2 गोल डाल दिए। तो लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट ये कहना होगा। स्टैट्स बता दीजिए हमें थोड़ा। राइट सर, स्टैट्स पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सो सेनेगल के 15 शॉट इन टोटल, नेदरलैंड्स के 10 शॉट। सेनेगल के 4 शॉट ऑन टारगेट वर्सेस नेदरलैंड्स के 3 शॉट सिर्फ ऑन टारगेट। पोजेशन मोर और लेस 50-50, नेदरलैंड्स एजिंग इट 53% to 47%। passes 436 Netherlands के, Senegal not too far behind 385। 80% पास एक्यूरेसी सेनेगल की, 82% नेदरलैंड्स। फाउल्स कॉलम में दोनों 13 अपीस, 2 येलो कार्ड्स फॉर सेनेगल, 1 येलो कार्ड फॉर नेदरलैंड्स, एंड रेड कार्ड्स एक भी नहीं। तो बोथ टीम्स डिसिप्लिन्ड ऑन दैट फ्रंट। कॉर्नर्स 6 फॉर सेनेगल, 7 for Netherlands. So, sir, from what I can assess, not too much to choose between these two sides. उस हिसाब से stats अगर हम देखें तो more or less 50-50 है in the balance for both Netherlands and Senegal. But of course, the decisive stat, the important stat being the fact that Netherlands के 2 गोल अपने गोल के खाते में versus Senegal not being able to break not being able to open the scoring. भैया, खाने में जैसे नमक, वैसा फुटबॉल मैच में गोल होती है, ये मान लो। और वही मैटर करता है। आप बहुत बढ़िया खाना पकाए हो, लेकिन आप नमक डालने को भूल गए, स्पाइसेस नहीं डाले हैं, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही बात है, अभी गोल मैच में ऐसा ही होता है, जो आपको सारे सिलसिला जो है बदल देता है। एंड दैट इज व्हाट दे कुड डू इट। तो यही बिल्कुल उन्होंने 2 गोल डाल दिया। बट अगेन अनफॉर्चुनेट, थोड़ा ट्रेजिक लगा मुझे। सेनेगल बहुत ही अच्छा फाइट दिया, बट बात यह है कि उन्होंने होल्ड नहीं कर पाया अंत तक। थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा नाम आप अगर मान लो,
नेदरलैंड्स को, तो उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर हावी हो गए। और पॉइंट टेबल यहाँ पे देख लो, अभी नेदरलैंड्स और इक्वेडोर टॉप कर रहे हैं, दोनों ही 2 गोल के मार्जिन से वो जीत चुके हैं, तो इसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे होगा? नेदरलैंड्स को मैंने जैसे कहा पहले, वो अंत का थर्ड मैच वो कतार के संगे खेलेगा, और इक्वेडर ने सेनेगल का। तो ये जो मैचेस है, इसमें इक्वेडर सेनेगल मैच बहुत ही अहम मुकाबला होगा, और मैं कहता हूँ 50-50 मैच रहेगा, कोई भी जीत सकता है। तो अभी इसमें एडवांटेज मैं थोड़ा सा, जिस तरह से ये पूरा फिक्चर हुआ है, इसमें वो दोनों मैच एक ही संग होगा, वक्त एक ही वक्त पे होगा, लेकिन हम्म। एडवांटेज यहीं पे है कि आप नेदरलैंड्स थोड़ा सा लेसर टीम जो है कतार के संग में वो खेलेंगे, और जिस तरह से कतार खेल रहा है, मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दे कैन पुल अप एन अपसेट, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और सर अब हमारे ये फाइनल मैच के तरफ बढ़ते हैं, जो यूएसए और वेल्स के बीच में खेला जाएगा, दो प्रतिद्वंदी। सर देखिए, ऑन 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 पेपर वेल्स यू वुड से बीइंग द स्लाइड फेवरेट्स, यूरोपियन टीम, लेकिन तभी भी यूएसए, उनके भी बहुत अच्छे प्लेयर्स है, ऑफ कोर्स क्रिश्चियन यूएसए पुलिसिक। यूएसए अनुभव रैंकिंग में, फीफा की रैंकिंग में वो ऊपर है वेल्स से, 3 पॉइंट की फर्क है। यूएसए के पोजीशन 16th है, वेल्स के 19th। और यूएसए अभी रशिया में वो क्वालिफाई नहीं किए थे। ये काफी फुटबॉल हम्म। पंडित्स और पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक था कि वो रशिया खेलने को गए नहीं, बट ऑफ द थिंग उनको स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं भी रहा, and they again depend on Captain America. We call it Christian Pulisic and Reina and Aronson. लेकिन उनका सेंटर फॉरवर्ड में और सेंटर बैक्स में, ये दोनों जगह में थोड़ा डिफेंस है, तो पेज को कोच आई मीन सॉरी ग्रेग बरहल्टर को थोड़ा सा इस जगह में रिपेयर करने का है यार। वहां पे ये डिपेंड करेगा सारे कुछ, वर्ल्ड की एक टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, 5 चैंपियंस लीग और 3 चैंपियंस लीग, 5 ला लीगा जीतने वाला गैरेथ बेल के, और ऑफ कोर्स एरन रैमसे इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। तो ये दोनों खिलाड़ी जैसे हैं, तो इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड होगा। और सर क्रिश्चियन क्रिश्चियन पुलिसिक कैप्टन अमेरिका, चेल्सी के लिए खेलते हैं, युवा खिलाड़ी, अभी भी यंगस्टर, भले ही उनका एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एज, ही स्टिल रिलेटिवली यंग। उन पर आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर है टू डिलीवर, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वाचिंग? टिपिकली जब आप यूएसए नेशनल टीम के बारे में सोचते हैं फुटबॉल में, यू टिपिकली थिंक ऑफ क्रिश्चियन पुलिसिक, ऑटोमेटिकली दे गो सिनोनिमस। तो उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा? डू यू थिंक ही इज आउट देयर विद द पॉइंट टू प्रूव? क्योंकि चेल्सी में ही इज नॉट बीन at his consistent best. We haven't quite seen the best of him in the Premier League so far. So, what do you think his mindset is going into this? Like, what objective does he have? Does USA have for this World Cup? देखिए, 20 साल जब उम्र था तो ही गॉट द कैप्टनसी, तो ये चल रहा है अभी, एंड ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और इनको सिवाय वो ज्यादा तक सोच भी नहीं सकते हैं। सो आई मीन ही, उनको उनको एक सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन है, आप ये कह सकते हो, एंड इन दैट वे उनको इतना तकलीफ तो है ही नहीं, हमें लगता है दे विल प्ले इन अ बिट ऑफ फ्री माइंड। रदर अभी प्रेशर है थोड़ा सा गैरेथ बेल के ऊपर, Hmm. क्योंकि आप उल्टा मानो कि उनको थोड़ा सा धीरे धीरे एग्जिट हो रहा है फ्रॉम द टॉप स्टेज, एलएएफसी में गए अभी, और उनको परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा, तो इस जगह में अभी और टू सर्टन एक्सटेंट अगेन रैमसे आल्सो कुड बी लिटिल डाइव इन द फॉर्म। तो ये सब मिला के अगर आप बोलो तो ठीक है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि प्रेशर ज्यादा पुलिसिच के ऊपर रहेगा। मेरा लगता है कि प्रेशर ज्यादा गैरेथ बेल के ऊपर लगेगा, क्योंकि उनको कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स प्रूफ करने का है, बड़ा खिलाड़ी है, हैड बीन एट द टॉप स्टेज, और अब उसको डेकेडेंस चालू हुआ, थोड़ा नीचे आ रहा है, ये सही नहीं है। और सर यूएसए के स्क्वाड पर अगर हम प्रकाश डालें,
any apart from Gareth Bale, apart from Christian Pulisic, I beg your pardon, और कौन से थ्रेट्स आपको नजर आते हैं? वेस्टन मैकेनी ऑफ कोर्स बीइंग वन ऑफ देम, जो यूवेंटस के लिए खेलते हैं, यूवेंटस के लिए अब काफी सालों से खेल रहे हैं। वेस्टन मैकेनी, क्रिश्चियन पुलिसिक के अलावा आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखा सकते हैं एंड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट फॉर द यूएसए इन द वर्ल्ड कप? देखिए, जलवा तो अभी ये सारे ही दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो वो खेलने को आ रहे हैं तो वर्ल्ड कप के उसके पहले उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कॉल किया। देयर वर लिटिल वर्ड्स फ्रॉम जो बाइडेन, और उन्होंने काफी उनको प्लानिंग बताया कि ठीक है, यू गो एंड प्ले आउट। आई मीन, इतना प्रेशर आपके पास नहीं है और प्रेशर मत लो। ये तो अच्छा है, बोलने वाला बात है, और आप बोल देते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यह है कि उनको फाइनली फील्ड पे खेलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज वुड बी काउंटिंग मोस्ट। अभी उनका जैसा वो नॉर्मली जाते हैं, पेज गोज विद दिस थिंग 4-3-3 फॉर्मेशन, हमें लगता है कि ऐसा ही वो खेलेंगे। विया के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। सर्जेंट इज गुड, ही ऑपरेट्स इन द वाइड रीजन। तो ये सारे मिला के आई फील थोड़ा सा पल्ला अभी यूएसए की तरफ ही झुके हुए हैं। सो गैरेथ बेल एंड ऑल दिस पीपल हैव टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट, उनके लिए लाना पड़ेगा। जून में इस साल वेल्स ने यूक्रेन को 1-0 बीट किया इन द यूएफए प्लेऑफ फाइनल्स, और उसी के वजह से उन्होंने अभी कतार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए हैं। एंड दे कम बैक आफ्टर 64 साल, यानी कि एकदम 6.5 decades। तो ग्रेट। या सर, गैरेथ बेल जब वो मैड्रिड में थे, at no stage I felt कि the Madrid fans had really taken to him, had warmed up to him. शुरू में जब वो आए थे, शुरुआत बड़ी अच्छी थी. He scored some spectacular goals. Of course, no dearth in terms of the trophies that he won. Like, as an individual, probably did not receive as much love, as much adulation. And he always operated with a chip on his shoulder, you felt, with a point to prove to the Madrid fans. And despite his best efforts, he never quite became like a Madrid legend, the same way a Cristiano was. What do you think didn't quite go right for Gareth Bale at Madrid? Amongst the many things that did go right, what do you think are some of the things that prevented him from become so well loved by the Madridista? मेन प्रॉब्लम तो ऐसा है कि कोच के संग में पूरा जुड़ाव नहीं था। इवन इट हैपेंड विद जीजू। आई मीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स ऑफ ऑल टाइम, जिनेदिन जिदान। तो फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस। और कई खिलाड़ी होते हैं ऐसे जिनको ये मैड्रिड वाले, आई मीन रियल मैड्रिड, दे लव बाय हार्ट। अब बोलो कि रोनाल्डो सीनियर, even a person like Luis Figo, having played in Barcelona and then Real Madrid, तो उनके लिए दंगे भी लग गए शायद। पता है आपको, जब वो बार्सिलोना गए तो उसको काफी बहुत लंबा स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाऊंगा। सारे गार्बेज और उसमें काफी चीज भर के वो मैदान में उनको ऊपर अटैक किए और गैलरी से सब गार्बेज उन्होंने फेंक दिए, बिकॉज ही लेफ्ट द क्लब। तो कई खिलाड़ी होते हैं जो क्लब की वो अपनी होती है। सर्जियो रामोस, कोई सोचा भी नहीं था कि वहीं से उनको चले जाने का था। यू सी जेरड पिके रिटायरिंग फ्रॉम बार्सिलोना। तो ये कई क्लब्स होते हैं जो जहां से वो चले जाते हैं। अब यावी, इनेस्टा, सारे जो खिलाड़ी है वो अभी उतना चेंज नहीं करते हैं। कोई मर्सिनरी जितने भी हो, आप अपना जो एक ये है ना, अपना टीम के साथ जो बढ़ चुके हैं, जो बहुत ही ग्रो कर चुके हैं और फैन फेवरेट्स हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, इतने परफॉर्मेंस भी अच्छे नहीं होते लेकिन काफी फैन फेवरेट्स होते हैं। आप मान लो मेसी, ये तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से सिर्फ पैसा वो नहीं दे पाए इसलिए जाना पड़ा। ही वेंट विद टीयर्स। उनको जाने का कोई इरादा कभी भी नहीं था। ही थॉट दैट ही वुड रिटायर फ्रॉम दैट। सो कुड बी अ वन क्लब मैन। ऐसा फुटबॉल में बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो ये कैसा भी जैसे भी हो, आई मीन गैरेथ बेल हैड नेवर बीन फैन फेवरेट। एंड बाद में जो हुआ, कोच के संग में भी थोड़ा उनको लगाव नहीं था। ही वॉज नेवर अ कोचेस फेवरेट ऑल्सो।
तो अब अगर कोच का फेवरेट नहीं हो तो आपको स्टार्ट नहीं मिलेगा, और जब तक आप स्टार्ट नहीं मिलता है तो इट्स अ प्रॉब्लम उनको। लेटर पार्ट ऑफ द कैरियर उनको बहुत ही मैड्रिड में ही हैड बीन इन द बेंचेस, तो यही थोड़ा दिक्कत उनसे रह गया। जैसा क्रिश्चियन पुलिसिच भी अभी चेल्सी में बहुत चांसेस नहीं है, बोरुसिया में लोन में गए, और ही प्लेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस, बट कॉन्स्टेंटली तो वो खेल नहीं रहे हैं। स्टिल इज कॉन्ट्रैक्ट विद चेल्सी, बट उनको अभी लोन में डिफरेंट क्लब्स में छोड़ा जा रहा है। हम्म। और सर गैरेथ बेल, उनका लास्ट वर्ल्ड कप, हम सब जानते हैं कि उनका भी नेशनल टीम के प्रति बहुत लगाव है, बहुत लगाव है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन अ बिट टू विन द वर्ल्ड कप वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस टाइम। बट वेल्स विनिंग द वर्ल्ड कप वो थोड़ी ज्यादा ही फेरी टेल हो गई, थोड़ी ज्यादा ही फिक्टिशियस फेरी टेल हो गई। मे बी, आई होप वेल्स प्रूव मी रॉन्ग, बट एज हाँ, एज फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, थोड़ा इम्प्रोबेबल ही लग रहा है। लेकिन सर क्या होता है वर्ल्ड कप के बारे में, जो ये सब प्लेयर्स ऑल ऑफ अ सडन उनमें डबल द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन, ट्रिपल द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन आ जाता है टू रीच द पिनिकल। रोनाल्डो ने रिसेंटली कहा कि इफ पोर्चुगल विन द वर्ल्ड कप एंड I don't score any goals in it, I couldn't care less. Like, I'll sign that. If someone told me before the start of the World Cup, Portugal will win the World Cup, but I won't score a single goal, I will sign that agreement. Like, I couldn't care less. So Yeah. what is it about the World Cup that's so compelling for all of these players who've achieved so much, like Champions Leagues and all the other accolades and awards that there are to be won in football? देखिए, वर्ल्ड कप इज समथिंग डिफरेंट। आप ऐसे भी मानो यूरोपियन कप भी ऐसे ही है, यूरो इज ऑल्सो सच अ प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, जैसे चैंपियंस लीग भी है। आप चैंपियंस लीग फाइनल जब जीतते हो तो दैट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये तो बिल्कुल इट्स अ ग्रेट थिंग। आप क्लब के हो क्या, हाँ ठीक है, आप ला लीगा जीत चुके हो या जस्ट टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, लीगा वन, सीरिया और इंग्लिश प्रीमियरशिप। हाँ, प्रीमियरशिप कोई अगर जीत जाए तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अगेन ग्रेट थिंग, एंड लेस्टर सिटी विनिंग इज अ फेयरी टेल। हाँ, तो एब्सोल्युटली, तो ऐसा भी है। बट वट एवर इट इज, मैंने जो कहा ना आपको, ये यूरो हो या आई मीन यूरोपियन खिलाड़ी के लिए यूरो एंड वर्ल्ड कप, विनिंग दैट इज समथिंग विच मेक्स यू और ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम, आप अहम खिलाड़ी से कोई लेजेंड खिलाड़ी हो जाते हैं, यू बिकम ग्रेट। तो ये एक फर्क है। यूरोपियन कप आप यूरो जीतते हो तो यू बिकम अ लेजेंड, बट देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ great players who haven't played in the World Cup as well. आप डी स्टीफानो को बात करो, he has never been in the World Cup. So I mean, so this is something which you talk about George Best, one of the greatest talents, who could never play the World Cup. So अभी उनको क्या सब भूल गए हम? कभी नहीं. We'll always salute them. So I mean, it depends. But again, right now, whatever it is, I mean, the club tournaments, the local leagues, the national leagues, जितने भी हो, सबसे बेहतर टूर्नामेंट में जैसा मैंने कहा is, the tournament of tournaments is of course the FIFA World Cup, and for the respective federation, आप यूएफए हो यूरोप के लिए, कॉन्काकाफ हो, आप सेंट्रल अमेरिका के लिए कॉन्मेबॉल हो, आपको साउथ अमेरिका के लिए तो ये जितना अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस हो फॉर अफ्रीकन टीम, एंड एशिया कप हो और एफसी कप हो फॉर द एशियन टीम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ा है वर्ल्ड कप, यू कांट डिनाई दैट। देयर इज सम मैजिक, पीपल कमिंग टू द वर्ल्ड कप, आई मीन द वर्ल्ड कपर्स, अब जब खेलते हो यू गेट अ टैग कॉल्ड वर्ल्ड कपर। ये कुछ अलग सा होता है, यू आर अ प्रीमियम। कोई क्लब्स में होते हैं ना ऑर्डिनरी मेंबर्स और प्रीमियम मेंबर्स, तो डिफरेंस हो जाती है। यू आर क्लब प्लेयर एंड यू आर वर्ल्ड कपर, सो इसमें काफी अंतर होता है। और शुरुआत सर यूएसए के लिए काफी अच्छी रही है अब तक। they've been attacking, दो अच्छे चांसेस भी मिले हैं। नियरली एक ओन गोल हुआ वेल्स की तरफ से, और उसके
तुरंत बाद ही यूएसए को एक अच्छी चांस, बट आई थिंक या तो अच्छा सेव हुआ या पोस्ट फ्लिक करके बॉल गई। तो प्रॉमिसिंग स्टार्ट फ्रॉम यूएसए, काफी लाइवली स्टार्ट, काफी एनर्जेटिक स्टार्ट। मैच में सिर्फ 9 मिनट खेले गए, 9.5 मिनट खेले गए, और अब तक मैच का टेम्पो जो हम लोग देखे, जो इंटेंसिटी देखे, हैज बीन प्रीटी हाई। बिल्कुल। और आप जैसे गैरेथ बेल को बारे में जो बात चल रहा था, फॉर मैड्रिड ही इज प्लेड नियरली अबाउट 200 मैचेस। आप हम्म। देखो 176 या एंड स्कोर्ड व्हाट 80 प्लस गोल्स। हम्म। तो ये बहुत सारे मैड्रिड को खेल के गए हैं, बहुत सारे को इतने रिकॉर्ड्स भी है ही नहीं। सो गैरेथ बेल शुड हैव बीन कॉल्ड आउट एज, आपने जैसा पूछा कि इतने फेवरेट तो नहीं है मैड्रिड हम्म। स्टार की जो जितने हैं, वो उसको चले जाने से कोई रोएगा नहीं, तो ये तो हाँ। सही बात है। बट ही शुड हैव बीन इन द हार्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम मैड्रिड। जैसा मैंने कहा रिसेंट टाइम में सर्जियो रामोस के जाने की वजह से हुआ। इवन जब पेपे गया, उनके हम्म। लिए भी पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिम कि भाई इतना दिन खेला, और उनको बराबर सब याद रखे हैं पेपे को, क्योंकि कभी कभी वो टेम्पर लूज करते थे। बहुत ही रेड कार्ड उनको मिला, जो अभी सर्जियो रेमोस को भी करियर के अंत में काफी रेड कार्ड्स मिले हैं। तो कभी कभी वो भिड़ जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़े में जुड़ जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच हैज बीन वेरी डिस्टर्बिंग तो उनके लिए। या और गैरेथ बेल सर, फॉर्मेशन, थोड़ा फॉर्मेशन की बात कर ले यूएसए जैसा। फॉर्मेश उन्होंने 4-3-3 जाते हैं, और वेल्श का भी दिखाए हम तो वो उनकी फॉर्मेशन टिपिकली है 3-4-3। वो 3 डिफेंस में जाते हैं। यूएसए को अगर देख ले तो इसमें उन्होंने पीछे में जैसा टर्नर ने स्टार्ट किया, और 4 डिफेंस में डेस्ट है, अगेन रेम एंड जिमरमैन और रॉबिन्सन वो बाएं साइड में है। बीच में जो है एडम्स, और दोनों साइड में मूसा एंड मैक्कानी। एंड अगेन पुलिसिच स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट पोजीशन। 4-3-3 फुटबॉल की टैक्टिक की तरफ से, टैक्टिकली इट्स कॉल्ड अ वेरी अटैकिंग फॉर्मेशन। तो यानी कि यूएसए का आज थोड़ा 3 पॉइंट्स निकलने का इरादा है, ये तो पक्का लग रहा है जैसा टीम। और ऐसा ही फॉर्मेशन में वो लोग खेल रहे थे, लेकिन उनका थोड़ा नंबर 9 का थोड़ा तकलीफ है। वेया को उतना अच्छा फॉर्म नहीं गया, सर्जन भी शायद स्कोरिंग में न रहा, तो अभी इस ये योगदान जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी पुलिसिच कैन इंस्पायर द बॉयज टू गेट वेरी गुड रिजल्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सर उसी स्टार्टिंग 11 में वेस्टन मैकेनी है, जिनके अगर आप बाल अभी देखेंगे तो उन्होंने एक नया स्टाइल करा अमेरिका है का कलर किया है ना वो इस इज वर्ल्ड। टेकन द हाँ। ऑफ द फ्लैग या। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 सर, आप एस्थेटिकली स्पीकिंग आप नहीं, कैसे? ऐसा होता है, देखो अनुभव ऐसा है कि ये हेयर स्टाइल्स काफी ये टूर्नामेंट में उभर के आते हैं, और इसको क्या होता है, सारे दुनिया इसको फॉलो करते हैं। एक वक्त नेमार का हेयर स्टाइल का काफी चर्चा हुआ। सलों में जाओ, आप कहीं भी जाओ, अपना 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 मोहल्ला में जाओ, तो उसको वो लोग को पूछते थे कि भैया क्या चाहिए, आपको नॉर्मल कट चाहिए, नेमार कट चाहिए। तो ये तो ऐसा हो गया, क्योंकि उसका हेयर स्टाइल बदलते रहते हैं। और अभी ये हो गया, अभी साइड का थोड़ा स्पेशल कट होता है एकदम, आपको इट वुड शो द स्कल ऑलमोस्ट, हम्म। और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स एंड कलरिंग ऑफ द हेयर। ये भी फीफा वर्ल्ड कप में और यूरो में काफी देखा गया कि कुछ स्पेशल स्टाइल्स कई खिलाड़ियों की होती है, जिसके वजह से उनको जितना गेम के बारे में आदमी उसको याद न रखे, उसके बारे में स्पेशल बात होती है कि भाई ये इसका ये स्टाइल है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ थिंग है, सम स्टाइल स्टेटमेंट हम कहते हैं। सर तो आपको आपको ब्राजीलियन रोनाल्डो का 2002 वर्ल्ड कप में जो लुक था इधर, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई थिंक दैट्स कॉल्ड द क्लासिक ब्राजीलियन रोनाल्डो लुक, वो या आपको कैसा लगा? डिड यू उसको वार्म बीच अप टू में दैट? सुना मैंने, वो वर्ल्ड कप का भी बाल में वो वर्ल्ड कप का इंस्क्रिप्शन भी कराया था, ऐसा कटिंग अच्छा। किए थे। अच्छा। तो यू नो दे आर
उस वक्त भी 2002 में भी इतना हेयर स्टाइलिंग और मान लो कि इतना कुछ था ही नहीं। तब उस वक्त खिलाड़ी लोग, हाँ ठीक है, वो अपना एक तरीका है खेलने का, एक स्टाइल है, उसी से जान जाते हैं। जो 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 फेमस गाना है ना, आप याद करो भूपिंदर जी की कि मेरा नाम ही खामोश, यू नो, सब कुछ है। तो ऐसा ही आपको खेल का जो स्टाइल है वो उसी से आपको जानकारी हम्म। हो जाएगी। आदमी आपको याद रहेगा कि भाई ये है, दिस इज अ सच प्लेयर, दिस इज सच प्लेयर। तो यही बात जरूरी है कि भाई आप खेलो। और स्टाइल तो है, ठीक है, अभी क्रिकेट में भी काफी ऐसा स्टाइल देखने को मिलता है। तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम का थोड़ा बाहर का चीज है। पीपल शुड ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी एंड द होल थिंग, और वही बात है। और सर, आपने कहा ये आजकल ये ट्रेंड हो गया है, मे बी इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द गेम नाउ, पार्ट ऑफ फुटबॉल एज वेल एज हाँ, वो क्रिकेट। लाइन मेरा याद नहीं आ रहा था, तो वो ऐसा है कि मेरा नाम ही मेरा मेरा आवाज ही मेरा पहचान है। तो ही वही बात है कि वो खेलने का भी जो हाँ, तरीका है वही उनका स्टेटमेंट होना चाहिए। आप राइट। किसी किसी खिलाड़ी को किसी स्टाइल के दौड़ होते हैं, स्पीड से वो बस्ट करते हैं, कोई ड्रिबल करके जाते हैं, मेसी जैसा कभी कभी इनस्टेप पे बॉल रखते हैं, कभी बाहर आउटस्टेप पे रखते हैं, कट जो करते हैं। रोनाल्डो की जो शॉट फ्री किक लेने की जो स्टाइल होती है उनकी, बनाना किक हो चाहे जैसा नकल शॉट्स हो, तो ऐसा अ, ऐसी चीज के लिए हम किसी को याद रखें तो वो बेहतर होगा कि वो गेम से रिलेटेड है। हम्म। हम्म। और यंगस्टर्स में ये काफी ट्रेंड पॉपुलर है। यंगस्टर्स आजकल अपनी अपनी पर्सनालिटीज भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वेदर इट्स थ्रू द हेयर स्टाइल्स या थ्रू अदर अदर वेज। रोनाल्डो ने सर रिसेंटली कहा कि जब वो युवा खिलाड़ी थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब वो रॉय कीन, रियो फर्डिनेंड, जो सीनियर प्लेयर्स थे, उनसे बहुत सीखते थे। ही वाज लिटरली, ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ स्पंज, सो ही वुड अब्सॉर्ब एंड सोक इन एज मच एज पॉसिबल। एंड उन्होंने कहा कि आजकल के यंगस्टर्स, ये नहीं कि वो लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, दे डेफिनेटली हार्ड वर्किंग, लेकिन वही एटीट्यूड नहीं है, दैट लर्नर्स एटीट्यूड जो रोनाल्डो के पास हुआ करता था 20 years back when Ronaldo was just starting out his career as a teenager in his late teens, early 20s. एंड उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल प्लेयर्स टिपिकली अपने फोन्स पे रहते हैं, इतनी इंटरेक्शन नहीं होती है, फोन हैज बिकम अ बिग डिस्ट्रैक्शन। तो social media is like a necessary nuisance and it's only one of the factors, but do you think overall, do you think players का जो रवैया है, जो attitude है, बदल गया है? Are players not as hungry to learn from some of the senior players as they used to be earlier? वेरी वेरी ट्रू। और इसके बीच में बता दी कि यूएसए की 11 और 13 हम्म। मिनट में 2 येलो कार्ड उनकी हो चुकी है, मैकेने और डेस्ट की। तो इसके बारे में इनको केयरफुल रहना होगा कि सेकंड येलो हम्म। कार्ड हो जाने से तो अभी दिक्कत हो सकता है। सो हम्म। दैट इज द एरिया वेयर दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, बिल्कुल सही। अभी रोनाल्डो जब गया एकदम रॉ था। ये तो सर एलेक्स ने भी उनको जो अपने बायोग्राफी है उसमें और काफी जगह में उन्होंने बोल चुके हैं कि हम्म। यू नो इज एब्सोल्युटली रॉ। और ये बात सही था, ही वाज डेस्टिन्ड टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। वो सीखने के लिए एकदम तैयार था। देखिए वेल्स का फॉर्मेशन मैंने बता रहा था, हाँ। दे गो फॉर अ sort of a 3-4-3 थिंग, एंड वैसा ही उन्होंने फॉर्मेशन रखा है वहां पे। और अभी लीडिंग द लाइन शुड बी गैरेथ बेल, ऑपरेटिंग फ्रॉम द मिडल, नंबर 9 पोजीशन गैरेथ बेल के लिए। आई आई डोंट सपोर्ट दैट, ही शुड हैव कम फ्रॉम द वाइड पोजीशन। लेकिन दिखाया गया ऐसा है, जेम्स में उनको लेफ्ट में और विल्सन राइट पे। रैमजे तो बिल्ड करेंगे पूरा अपना, बीच से वो गेम को तैयार करते हैं, बिल्ड अप द थिंग्स, पासिस वो वीव करते हैं। एंड अगेन द टू विंगर्स विल बी विलियम्स ऑन द लेफ्ट एंड रॉबर्ट्स ऑन द राइट। और डिफेंस मुझे लगता है वेल्स का थोड़ा सस्पेक्ट है। फास्ट अटैक होने से वेल्स को वो एब्जॉर्ब करने का शायद लगता है पावर की कमी है। और हेनेसी हैज बीन द वेरी ओल्ड हम्म। गार्ड, और काफी दिन उनको
वो खेल रहे हैं, एंड यू नो इट्स ओके, ठीक है, बट ऑल डिपेंड्स कि ये जो एक्सिस बीच में है, द सेंट्रल एक्सिस, दैट इज गैरेथ बेल कंबाइनिंग विद एरन रैमसे, ये बहुत ही उनके लिए वाइटल होगा कि कितना अटैक्स वो करेंगे, कितना वो कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी गुड। एंड जो एलन की न फिट होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत उनको मिडफील्ड में फेस करना ही होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 9 पोजीशन के लिए तो फाइट था। अभी गैरेथ बेल बीच में उनको डाला गया है, हमको पता नहीं है कि वो उसी पोजीशन ऑपरेट करेंगे या थोड़ा वाइड पोजीशन जाएंगे, वही प्रेफर करते हैं। सो आइडियल नंबर 9 ऑप्शन उनके लिए सिर्फ स्क्वाड में तो मूर के लिए जगह है, लेकिन आज टुडे ही हैजंट यू नो मेड अ स्टार्ट, तो अभी तो किया नहीं, कुड बी कमिंग आउट ऑफ द बेंच। हमको अभी मैच जितना चलेगा तो we have to check whether he really makes a cut or not. So that's also important. Kiefer Moore, I'm talking about him. He's on the bench. और सर आप कंटिन्यू कर रहे थे बातें रिगार्डिंग द यंगस्टर्स टुडे, सोशल मीडिया। There's big distraction. अभी देखो एक चीज है, people these days, देखिए सारे यूरोप के खिलाड़ी और कोचेस और कैप्टन्स सब, ये भी कतार में ह्यूमन राइट्स के बारे में काफी सारे चर्चा हुआ और उन्होंने कुछ ऐसा प्रोटेस्ट भी किया, और उन्होंने और भी प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन फीफा स्टैट्यूट आ गया तो आर्म बैंड वगैरह और उतना कुछ नहीं बोला। लेकिन सोशल मीडिया में पिछले 1-1.5 साल ये सारे यूरोपियन कैप्टन्स जो है, यूरोपियन ब्लॉक जो है, 6-7 बड़े टीम यूरोप के, ये सारे चर्चा करते रहे। तो ये अपना क्लब लेवल में भी फॉलो करने का है। मान लो कि आप जूनियर हैं मेरे क्लब में, आई एम सीनियर प्लेयर और मे बी द कोच, मैं कभी आपको जाके नहीं बोलूंगा कि भाई यू कांट लुक एट योर दिस थिंग, द मोबाइल फोन और वॉट एवर इट इज, एंड्रॉइड एंड द आईपैड एंड अदर थिंग्स, बिकॉज दैट इज द वे द वर्ल्ड इज इमर्जिंग। दुनिया ऐसे ही बदल रहे हैं, आप सिर्फ उसी में ही भिड़े हो और सारे चीज वहीं पे आ रहे हैं। सारे जितने इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है सब वहीं पे, वहीं से ही उसको तैयार होता है, एंड दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप उससे बाहर नहीं रह सकते हो। हम पहले भी पिछले मैच में हम जब कमेंट्री कर रहे थे तो बोल रहे थे कि भाई ऐसा विराट कोहली है या कभी कभी ऐसा कुछ अच्छे खिलाड़ी कोई होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में जो कंप्लीट शट डाउन कर देते हैं। वो अगर जब टूर्नामेंट खेलने को जाते हैं ना तो सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहते हैं, वो फोन अलग ही रहता है, सिर्फ उनका घर का फोन, शायद अनुष्का का फोन स्पेशल कोई नंबर से आएगा तो ही लेगा, क्यों, और बाकी फोन किसी को भी, बोर्ड का भी फोन नहीं लेता। महेंद्र सिंह धोनी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं। महेंद्र सिंह धोनी अपने कई खिलाड़ी हैं, इवन वीरेंद्र सहवाग ने एक टाइम कंप्लेन किया कि मैं धोनी को कांटेक्ट करने किया, वो फोन उठाया नहीं, आपको याद होगा शायद। तो यही बात है, यही इसको कहते हैं फोकस। एंड यू सी हाउ मच सक्सेसफुल, वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। ही वॉज कूल, ही वॉज कैलकुलेटिव, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही वॉज सक्सेसफुल। इंडिया के लिए सबसे सक्सेसफुल तो वही रहे हैं ना, सबसे ज्यादा तक आईसीसी ट्रॉफी वही लाए हैं। तो यू नो पीपल शट डाउन थिंग्स। रोनाल्डो जब गया, ही वॉज वेरी वेरी रॉ, एकदम यंग था, और वहां पे जो सीनियर्स को देखे उनसे वो काफी सीखे। लेकिन आप तभी सीखेंगे जब आप सीखने के लिए तैयार हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, ये सब जगह में सारे फोरम्स में और सेमिनार्स में बोलते हैं, आपको मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूं या नॉलेज या कुछ भी देना चाहता हूं, आपको कप है कि कप फुल है, बात समझ लो, कप आपको फुल है, मैं उसके ऊपर चाय पानी कुछ भी डालूं तो वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स, आपको वो कप खाली करके जाना होगा। दिस इज समथिंग विच अ ग्रेट फिलोसोफर हैड सेड, दैट गो विद द कप एम्प्टी। रोनाल्डो ने कप एम्प्टी रखा था, वो सीखने के लिए तैयार थे, और बाकी सारे जो सीनियर्स थे वो सारे उसको ज्ञान इम्पार्ट किया,
एक्सपीरियंस दिलाया, क्या करना चाहिए, कहाँ क्या मूव्स होना चाहिए, सब उनको बोला। गेम के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में, जो बहुत हाँ। बड़ा शिक्षा है। और सर सर काफी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत बार a big part of the learning process actually entails unlearning and not letting the preconceived notions that you वही have तो बात है, अनलर्निंग है hinder कि you. कप खाली करो भैया। हाँ कप हाँ. भरा हुआ रहता तो आप सब जानते होंगे ना, तो दैट इज द मुश्किल थिंग, तो And यू even शुडंट डू दैट। the great Pablo Picasso had once said, every act of creation is first an act of destruction. बिल्कुल। चलिए, आप फुटबॉल से, क्रिकेट से आप बिल्कुल अभी पिकासो तक पहुंच गए। वी आर फ्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, शायद गेम चलते चलते हम थोड़ा सा भी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। सो होपफुली डील टू स्पोर्ट्स में जो है उनको उनको अच्छा लग रहा है, और उनको भी कमेंट चाहिए, वो क्या फील कर रहे हैं, उनका अपना राय क्या है, विचार क्या है इस टीम के बारे में, जो देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करने से ये जो है हमारी चर्चा बहुत ही सफल रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत हॉलिस्टिक होगा, सबको लेके इंक्लूसिव हम मूव करना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग, वॉच अलोंग शो जो सारे वर्ल्ड कप पूरा DL2 स्पोर्ट्स की तरफ से आपके पास हम पेश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, जो 1 सेकंड का बात है, आप शेयर करिए, बोलिए कि हाँ ऐसा शोज है जिसमें आप भी भाग ले सकते हो, एंड टेल पीपल, शेयर इट, ताकि हम और भी बढ़िया से और भी अच्छा से आपको सारे डिटेल्स, सारी एनेक्डोट्स, सारी पुरानी गपशप, कुछ ट्रिवियस सब ला सके। एब्सोल्युटली सर, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस ही हमारे शो का अभिन्न अंग है। तो जैसे सर ने कहा, कमेंट्स लिखते रहिए, in addition to just subscribing and watching along, participate कीजिए हमारे साथ। we're talking with you, we're talking uh, we're having a discussion, we're all part of the same room. Of course, it's we aren't physically present together, but I think virtually we're all part of the same room. तो हमें comments भेजिए, questions भी भेजिए। Sir, of course, has bags of experience, lots of stories, lots of anecdotes that he has to share within the theater of his mind that he's built up over the course of so many years. तो वही चर्चा करेंगे and मजे करेंगे, as we saw, we've gone from football to cricket to life to philosophy to Picasso. But I think that's the beauty of organic conversations. You can go in so many different directions without quite being scripted. लेकिन लौटने का है कतार पे, और कतार में अभी यूएसए थोड़ा एवर परवेसिव है, जैसा वो बाकी सारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में भी है। तो अभी 66% उनकी पोजीशन है, तो अभी बहुत ही वो हावी है, मैं कह सकता हूँ, वेल्श के ऊपर। वेल्श को मिडफील्ड को थोड़ा कंट्रोल करने का है, वहाँ उतना गेम होल्डिंग नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से अभी तक गैरेथ बेल कुछ अच्छा बढ़िया सा मूव या ऐसा कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स, कुछ गेम चेंजिंग मोमेंट्स ऐसा कर नहीं पाए हैं। So वेल्स में जो नाम होते हैं, नॉट प्लेयर्स के नाम, नॉट लोगों के नाम, लेकिन जो जो विलेजेस के नाम होते हैं, बड़े फनी होते हैं, लंबे होते हैं, हार्ड टू प्रोनाउंस। आप क्या वेल्स गए? बताओ, कुछ थोड़ा सा बोल दो, कैसा कैसा होता है, लेट मैं लेट द पीपल नो, उनको उनको मेरे 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 तो समझ से परे है सर, तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर करो। आप मुझे बताओ, अभी कौन कौन जगह अब सबसे नाम जो लेने में दिक्कत किसी को अगर होता है, तो वो ऑफ कोर्स होगा आइसलैंड। जब पहला बार आया तो यूरो में हम लोग को कमेंट्री कर रहे थे, तो बहुत ही सारे सेंस हैं। तो सेन इन इन बांग्ला इज टाइटल, एंड बाहर में भी है, तो एवरीबडी इज अ सेन। So that is difficult, but again the Polish names are very very difficult. Mediterranean countries जो होती है ना, तो उनकी एक अलग तरीका होता है बात करने का और नाम का और प्रोनाउंसिएशन का। फ्रेंच, पोर्चुगीज और स्पेनिश, ये तो इसका चर्चा बहुत ही है, और
कई देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हाउ आप उसको जान लेंगे, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द पोलिश थिंग एंड ऑल दोज कंट्रीज अराउंड दैट, नॉर्वे एंड अदर्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिल्कुल। लेकिन यश पाठक ऐसे शख्स है जिनका नाम प्रोनाउंस करना बहुत आसान, एंड ही इज गोइंग टू बी टेकिंग ओवर फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट स्टिंट एंड बियॉन्ड एज वेल, आई बिलीव. Yes, Yash, maybe he's got some refreshing coffee and मेरे लिए तो लाए नहीं. मैं तो जारी हूँ, लेकिन अभी वी हैव टू टेक द थिंग फॉरवर्ड. एंड यूएसए तो बहुत ही हावी हो चुका है एंड प्लेइंग वेल. मैं तो कहूँ कि वेल्श से वो लोग दे सॉर्ट ऑफ वन अप, और इसमें अभी उसको जैसा मैंने कह रहा था अनुभव को कि मिडफील्ड में थोड़ा सा डोमिनेशन उनको लाना चाहिए. बॉल होल्ड नहीं हो रहा है, तो यही एक प्रॉब्लम गैरेथ बेल और एरन रैमजे के लिए हो रहा है. राइट राइट. और जैसे आपने कहा कि वो 3-4-3 जो फॉर्मेशन है, वो जो 3-4-3 है, वो फिर भी एक तरह से आपको मिडफील्ड पैक नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं. जो एरन रैमजी है, उनके पास बेंच पे जो एलन है, जो पहले लिवरपूल के लिए खेल चुके हैं, दे हैव द एक्सपीरियंस. बट देन व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट लेवल, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम केमिस्ट्री एज वेल. और यहाँ हम देख रहे हैं उनके राइट विंग बैक जो है कॉनर रॉबर्ट्स, वो भी जहाँ खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग अ लिटिल यू से कि वो बहुत अटैक नहीं कर पा रहे, बिकॉज यूएसए के प्लेयर्स उन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि पोजीशन नहीं रख पा रहे हैं द वेल्स टीम. सिमिलरली निको विलियम्स जो है, ही इज प्लेइंग फॉर नॉटिंगहैम फॉरेस्ट इन द प्रीमियर लीग. तो हमने देखा है उन्हें पोजीशन रखते हुए, हमने देखा है उन्हें एज ए सेंटर बैक खेलते हुए. उनके लेफ्ट विंग बैक का रोल थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक नया रोल है उनके लिए. तो पल्लव दा, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अडेप्ट? बिकॉज आई ऑल्सो प्ले सम डोमेस्टिक और लोकल फुटबॉल, पर मुझे अगर कहा जाए कि ये पोजीशन से ये पोजीशन पे स्विच करिए, जो मेरी नेचुरल एबिलिटी नहीं है, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अडेप्ट इन सच अ बिग गेम ऑफ सच अ हाई मैग्नीट्यूड? ये थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड की भी काम है, और आपको अभी मान लो कि फील्ड में भी इसको कोच को दिखाना होगा कि हम क्या चाहते हैं. एंड दैट इज द वे, थोड़ा सा काम, सम बैक एंड वर्क ये भी करने का है. और अभी क्या है, अभी जैसा मैंने पहले भी कह चुका हूं कि इतने सारे टेक्नोलॉजी के एडवांटेज है, तो आपको सारे चीज जो है, जैसा सिमुलेशन कहते हैं ना, आप प्लेन उड़ाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, वट एवर, वीडियो गेम्स आप खेलते हो, सो टू ट्राई एंड डू द सिमुलेशन. क्योंकि मैं कई टीम को स्टडी किया है और जानते भी है, ऐसा फीफा टीम्स जो है और क्लब्स टीम्स में जो है, तो सारे इनको मूव्स जो है इनको इनको दिखाया जाता है. तो इसीलिए कई साइंटिस्ट ने, फुटबॉल साइंटिस्ट ने कह रहे हैं कि भाई आप धीरे धीरे प्लेयर्स को क्या रोबो बना रहे हो क्या आप? बिल्कुल अभी इसके बाद में जैसा हमारे ऑपरेशन भी अभी रोबो कर रहे हैं ना, दुनिया में बहुत काफी सारे दा विंची सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें हम ऑपरेशन भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहे हैं, वो सर्जन भी रोबो है. तो अभी आप क्या मैदान में खिलाड़ी भी छोड़ देंगे जो रोबो है, वो बोलेगा कि भाई आपको राइट फुटेड प्लेयर है, आपको यहाँ से जाना होगा, आप लेफ्ट फुटेड है, आप उल्टा जाओ, या आपको ये करना होगा. सो all these things are happening. ये तो हो रहा है, and you have to follow the coach. That is very very important. राइट राइट. मतलब था मेरी लास्ट ईयर आई थिंक संतोष कश्यप सर से मुलाकात हुई थी हमारे क्लब फुटबॉल के मैच में. वो जरा देखने आए थे और हम सब एकदम बड़े फैन उनके, हम सब भागे भागे उनके तरफ गए. हमने उन्हें पूछा कि सर, संतोष जी इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं संतोष. आई एम श्योर इज ए वेरी वेरी टेक्निकली साउंड पर्सन. एग्जैक्टली. उनकी लाइसेंस है, प्रो लाइसेंस भी है, so he can coach at the highest level. उनकी गेम रीडिंग भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड. I presume he was coaching the Kerala Blasters at the time. If I'm वो not यहाँ wrong. पे आए भी, मोहन बगान भी कोचिंग किए और केरला बगान ब्लास्टर्स से गए, लेकिन फुल चांसेस नहीं मिला. Okay. अभी तक भी जो जो आईएसएल टीम में इंडियन को पूरा चांस मिला वो एक ही बार था, नॉर्थ ईस्ट में खलीद जमील भाई ने उनको चांस मिला, लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा. बात Right. यही भी मुश्किल होती है कि हमारे यहाँ पे इंडिया पे फॉरेन जो कोचेस हैं वो इतने सक्सेसफुल न भी हो तो भी उनका नौकरी जाता नहीं है. लेकिन इंडियन कोई भी कोच अगर कोई भी कोचिंग सीट पे, हॉट सीट पे बैठ जाए ना, तो वो टिपिकली हॉट सीट होता है. थोड़ा सा भी कुछ यहाँ हुआ हिल जाएगा ना, तो आपको कल से भाई जयराम जी की नौकरी Thank you चलेगी. so
Thank you. We have found Thank you some very much for your services. It's no longer required. no longer required. Yes. तो संतोष सर से मेरी मुलाकात हुई थी और हम सब हमारी टीम के प्लेयर्स हमने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि how difficult has football become now because you have been given so many things to focus on. जैसे मैंने पहले कहा इतने सारे क्यूज दिए जाते हैं आपको, तो आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना, कैसे इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है फुटबॉल? तो उन्होंने बोला फुटबॉल इज द मोस्ट बेसिक स्पोर्ट, वी हैव मेड इट कॉम्प्लेक्स. हमने उसमें नई चीजें डाल डाल के इसको ऐसे करना है, ऐसे वैसे करना है, ये सब कर करके हम बेसिक्स भूल जाते हैं. वो कहते हैं कि जो टॉमस टुशेल है, उन्होंने उस टाइम पे चेल्सी आई थिंक चैंपियंस लीग जस्ट जीती थी, तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि टॉमस टुशेल जब नए मैनेजर बने तो उन्होंने उनके टीम वालों को इतने छोटे छोटे फुटबॉल से 2 टच खिलाया, इतने छोटे फुटबॉल से. तो वो कह रहे थे कि ही वेंट बैक टू द बेसिक्स, टू द ग्रास रूट्स, जो तुम छोटे बच्चों को खिलाते हो वैसा उन्होंने चेल्सी टीम के साथ किया. तो बोलते हम तो फिर कहीं आते भी नहीं है. तो उन्होंने बोला कि दैट इज व्हाट फुटबॉल इज, दैट इज व्हाट साइन ऑफ अ ग्रेट कोच इज, दैट हाउ ही स्टिक्स टू द बेसिक and doesn't change that, and then he puts his own mind in it and then makes sure that this team evolves and plays around his thought process, and which is something somewhat a little different from what the other teams do. That is why they get the result. इसके बीच में मैं बता दूं यश, जो मैंने कह रहा था फीफा रैंकिंग के वजह से सिर्फ नहीं, होल टीम के स्ट्रेंथ की वजह से यूएसए आर अप बाय ए गोल. उन्होंने गोल स्कोर कर दी अभी अभी. और यहाँ पे जो स्टेडियम में एकदम बिल्कुल जो सपोर्टर्स हैं उनके, तो वो काफी खुश हैं. 36 मिनट में गोल आया टीम वे की तरफ से और अभी यूएसए अप हो गए. टीम वेया मतलब ही इज द सन ऑफ जॉर्ज वेया. उन्हें कभी वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिला, बट आई थिंक वो जहां भी होंगे, जहां बैठे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और कूदते भी होंगे शायद. कूदते भी होंगे आई थिंक, हाथों से सबको ताली मार मार के, आई थिंक धक्का वक्का दे दे के कि मेरे बेटे ने गोल मारा, क्योंकि इट्स अ ब्रिलियंट लेगेसी दैट ही हैज कंटिन्यूड. और आई थिंक ये शो एक्चुअली अनुभव ने स्टार्ट किया. अगर हम टीम लाइनअप देख रहे होते और मैं अगर वहां होता तो मैं ये जरूर मेंशन करता कि टिमोथी वेया इज गोइंग टू बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज ही हैज बीन वेरी गुड डोमेस्टिकली ऑल्सो. सबकी नजर क्रिस्टियन पुलिसिक पे है, सबको पता है कि वही है जो थ्रेट है, लेकिन तभी ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना, वही सारा नाम ले जाते हैं. बिल्कुल. और वही हुआ है. टिमोथी वियर्स को लील में फ्रेंच क्लब में खेलते हैं. अभी बाली उम्र 22 साल की है वो. और बैलन d'Or किसी को फादर ने जीत गया तो उनको भी he carries a bit of a legacy of course, and he can play for 3 countries. ये भी एक अहम चीज है, मैं बता दूं जो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं. he can play for France, he can play for Liberia, he can play for Jamaica also. लेकिन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को चूज किया तो. और 6 साल जब उम्र था, यही एक सीखने की बात है. आपने संतोष कश्यप से बात कर चुके हैं. संतोष जी शायद बताएंगे होंगे कि इंडिया में हम फुटबॉल बहुत ही लेट स्टार्ट करते हैं, जब हमारी बेसिक्स और सिखाने का उम्र नहीं रहता है. यू शुड स्टार्ट एनीथिंग बाय 6. चाइना में जो स्विमर्स बनते हैं वो बॉर्न होने का ही सोचो कि साल के अंदर में 1 साल जिसका भी उम्र नहीं है उसको ले जाके वो पूल में वो लोग ऐसे लिफ्ट करके पानी में रखते हैं. एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट, सो दैट कम्स नेचुरली. सो एक स्लोगन था वर्ल्ड में, काफी पॉपुलर हुआ था, आपको याद होगा, कैच देम यंग. सो दैट इज नॉट जस्ट, हाँ एब्सोल्युटली वो सिर्फ बोलने वाला बात नहीं है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. बट दिस गाय he started at the age of 6, Tim Weah, and of course he has come out as a great. थोड़ा इंजरी था उसका एंकल का, but the first goal for USA in the FIFA World Cup would always be something great. बराबर उनको ये याद भी रहेगा कि हाँ, पहला मैच में मैं कतार में टीम को पहला गोल, opening the account is very very important. Yes, I think in the last 2 Euros also Wales had performed decently well. अगर हम वेल्स की यहाँ बात करें, यूएसए तो खैर अभी लीड में है, बट वेल्स की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था. एक बार आई थिंक वो पोर्चुगल से हारे थे इन द 2016 यूरोस. आई रिमेंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम से वो नॉकआउट हो चुके थे उस साल. एंड गैरेथ बेल के लिए पर्सनली वो ईयर बहुत अच्छा था. सिंस देन इवन गैरेथ बेल हैज सफर्ड फ्रॉम पल्लव, ही आल्सो सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंजरीज. सो फॉर हिम आल्सो टू कम हियर एंड डायरेक्टली हैव दिस, not a burden, but he scored a stunner of a goal.
एक स्क्रीमर था, Yeah. फ्री किक था that Yeah. turned and curled and dipped and gave no chance. That was you know I would say there were two great goals, Ronaldo goal and of course this Gareth Bale goal. Gareth Bale. These are the things which हरा बराबर आपको याद रहता है. दुनिया भर अभी 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 आप किसी को भी पूछो तो सब बोलते हैं कि रोबर्टो कार्लोस दैट फ्री किक. ऑफ कोर्स आप कभी भूल नहीं सकते बिकॉज दीज आर द थिंग्स, द ग्रेट गोल्स जो ऑल टाइम आपको याद रहेगा. रोनाल्डिनो गोल against England from the midfield. So that is, these are the things जो आपको haunt करेगा, आपको याद रहेगा भाई. Oh wow, what a game, what a skill, what a conversion. तो ये सब सारे बात होते हैं जो एक एक खिलाड़ी क्रिएट करते हैं और ये रह जाता है, ये जाता नहीं, इसको आप मिटा नहीं सकते हो. Absolutely. And that goal that Ronaldinho scored, मुझे आज भी याद है. मैं तो चलो खैर उस टाइम पे लाइव देखा नहीं था, पर जब भी मैंने ये मैच देखी थी उस टाइम पे रोनाल्डिनियो की टीम आई थिंक वाज लूजिंग, ब्राजील वाज लूजिंग बाय अ गोल टू निल, दे वर ट्रेलिंग एंड वहां पे आई थिंक डेविड सीमन जस्ट स्टेप्ड आउट. वो थोड़ा सा बाहर गए थे, थोड़ा मूव किए थे आगे, तो उन्होंने देखा और एब्सोल्युटली इट वाज अ परफेक्ट ट्रैजेक्टरी और व्हाट अ ग्रेट गोल. आई एम एब्सोल्युटली ट्रैवल्ड व्हाट शुड बी व्हाट not less than 50-55 meters. उससे भी ज्यादा होगा. and went in and Seaman had no chance. इसके बीच में बता दो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लगा है शायद 40th मिनट में गैरेथ बेल को एक येलो कार्ड दिखाया गया and he has to be careful. He is otherwise a very एक ठंडे दिमाग के खिलाड़ी हैं, इतना वो ज्यादा झिक-झिक नहीं करते हैं. Is good but again he's playing up against a lot of pressure from the country. तो ये जरूरी हुआ है कि उसको अभी थोड़ा सा संतुलन सही रखना चाहिए. That's very important. Yes. सारे अनुभव का पूरा उन्हें प्रयोग करना पड़ेगा अपने. So he'll have to be very calm, composed and use all his experience here. But we were speaking of free kicks. I remember this one name while growing up, the Brazilian Juninho. If you're familiar, I'm sure you know him. Juninho was, I think, one of the best set piece dead ball specialists in the world at the time, and his conversion rate was phenomenal. Yes, it was. But again, एक चीज कह दूं, दुनिया उस वक्त उसी टाइम में सबसे बेहतरीन, सबसे अहम, सबसे एक्सेलेंट डिफरेंट क्लास को मानते थे डेविड बेकहैम को, क्योंकि उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना बेकहैम को. ना यू आपको फिल्म बन गया, आपको एक लफ्ज में आपको ऐसे आप बराबर बोलते रहते हैं कि यू बेंड इट लाइक बेकहैम एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इनकी of course he had a great quality, but there was always some great set piece specialists in any of the teams. Even Lampard could take so great set pieces. Gerrard could take some, but always the name, when you pronounce about the free kicks and other things, people in Brazil, they talk about Roberto Carlos. You take about England or any European player, you talk about David Beckham. So ये एक मसला बन चुका है. I mean, you can't change that. So that is a template, Do you remember that David Beckham goal against Greece? I think it was Greece, right? जो उनका World Cup qualifier था, and they were playing for a. शायद I can't recollect correctly. Yeah, it was David like that. Yeah. Sends them to the World Cup finals. I think that's what the commentator had said. It still rings in my ears. I remember that there was a whole documentary made over it कि वो जो गोल कितना महत्वपूर्ण था उसके उस पूरे वर्ल्ड कप के लिए, and that's how they qualified for the 2002 World Cup, if I'm not wrong. Yeah, perfect. So you're absolutely right. और इसके बारे में ऐसा कुछ चीज बने हैं. पेले की जो जर्नी है, इसके ऊपर भी तो आप जानते होंगे कि काफी फिल्म्स बने हैं. और so these are the things, these are the great players जिसके जो फील्ड के ऊपर उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी स्किल, उनकी क्वालिटी, उनकी सारी अचीवमेंट्स को सब डॉक्यूमेंटेड रहा है. एंड दैट शुड बी द वे, दैट इज इट शुड हैपन. अभी गैरेथ बेल के लिए इस बिट ऑफ प्रेशर, उनको पहला काम है इक्वलाइज करना, क्योंकि दे आर अ गोल डाउन. एंड थोड़ा सा यूएसए के ऐसा ही
उनको फीफा रैंकिंग में थोड़ा आगे है, दे 16 पोजीशन, और 19th है वेल्स के लिए, और अभी they have to come back, they have to fight back. It's very, very important. So now that now that they've set up this 3-4-3 formation in itself, okay, जिसमें I think गैरेथ बेल आपने कहा जैसे फॉल्स नाइन की तरह खेल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो हैरी विल्सन खेलने चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली एक इन्वर्टेड मिडफील्डर है, वो ऐसे प्लेयर है जो एक्चुअली मिडफील्ड में खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर, बट गैरेथ बेल को पीछे लाना इज लाइक अ वेस्ट. बट आप जैसे कह रहे थे कि 3-4-3 खेल रहे हैं, now from here how does a manager change the formation, because आपने ऑलरेडी दो फुल बैक्स को डाल दिया है उस पोजीशन में, none of your full backs is a winger, so how do you change the tactic? And it is going to be very difficult. They have to make a substitution, they have to get in their attacking players, probably a Joe Allen might come in. They've got I forgot Kiefer Moore, I think, if I'm not wrong. He's a Bournemouth attacker, Bournemouth forward, tall guy, and I've seen him play in the Premier League, and उन्होंने काफी मतलब अच्छे important goals मारे हैं बोर्नमouth के लिए इस सीजन में, तो उन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. And I think मुझे लगता है इतना जल्दी वो रिएक्शन नहीं देगा, शायद he will just sit back and wait and see, you know, how things are going to happen, how you know, Ramsey picks up his game, और वो अपना क्वालिटी गेम निकल सकता है कि नहीं, कैन गैरेथ बेल क्रिएट ए मोमेंट ऑफ मैजिक, और ये थोड़ा वेट करने के बाद में कुड बी, यू नो, मे बी ही विल वेट अप टू द फोर्थ क्वार्टर, शायद घंटा के बाद में द लास्ट हाफ एन आवर कुड बी मेकिंग सम चेंज. बट अगेन द वाइड पोजीशन की जो अपने विंगर्स जो है, जो ऑपरेट कर रहे हैं ना गैरेथ बेल का टीम में, तो इनको थोड़ा सा और मूवमेंट जरूरी है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो रॉबर्ट्स ऑन द राइट एंड विलियम्स ऑन द लेफ्ट टू मेक सम गुड रन्स. तो ये इतना हम देखा नहीं, ज्यादा तक वो गए हैं ना, तो बीच से सेंट्रल से गए हैं, वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपना यूएस डिफेंस, और यूएस डिफेंस की सेंट्रल डिफेंडर पोजीशन में मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस है, बट दे हैवंट बीन एबल टू ओपन दैट, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए उधर. एडम्स जो मिडफील्ड में खेल रहा है यूएसए के लिए, वो अभी यंगस्टर ही है, मैंने उसके बारे में सुना है इतना कि इनएक्सपीरियंस्ड है, एंड प्लेइंग फॉर यूएस, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता ही है. बट मैं उसी बात पे आ रहा था कि वेल्स के जो दो फुल बैक्स जिनके आपने नाम लिए अभी, रॉबर्ट्स एंड विलियम्स, ये दोनों एक्चुअल में डिफेंडर्स है. सो फॉर देम टू प्ले दिस एक्सेलरेटिंग फुल बैक रोल इज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी. अचानक से आपने उनको बोल दिया कि जाओ अटैक करो. I think for them they have to improvise. आपने जैसे कहा उन्हें रन्स बनाने पड़ेंगे for the team. They have to get in those through balls. They have to get in those crosses. क्योंकि जब तक आप opposition हाफ में गेम नहीं खेलेंगे, तब तक आप गोल मारने के कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं, कंटेंशन में ही नहीं रहेंगे. अपने हाफ में पासिंग करके कुछ होने नहीं वाला at this moment. And I think Wales needs to up their game. Possession रखना पड़ेगा उन्हें सबसे पहले तो थोड़ी देर possession रख ले, वही उनकी छोटी टर्म की टारगेट होनी चाहिए, because the possession clearly is in the favor of USA. And it's going to be a one-sided affair if it continues the same way. रेगुलेशन 45 मिनट्स तो खत्म हो चुका है, अभी भी गेम चल रहा है ऑन द इंजरी टाइम, और वो 4 मिनट ऐड हुआ. थैंक गॉड वो 10-15 या ऐसा कुछ मिनट हुआ नहीं, सो दैट इज गुड. एंड इतना स्टॉपेजेस भी नहीं हुआ. यस, नाउ इनको पोजीशन कुछ चेंज करने का है, कुछ शेप चेंज करने का है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी ओनर्स जो है वो वेल्स के ऊपर है, दबाव जो है, मेंटल प्रेशर जो है, वो गैरेथ बेल और ये अपना एरन रैमजे इनके ऊपर रहेगा. और आपने सही कहा, जो कॉनर रॉबर्ट्स जो है, ही प्लेस फॉर बर्नले, एंड यू नो ही कैन गो एनीवेयर, वो बहुत ही मूव कर सकते हैं, अच्छा है. बट यू नो द रोल ट्रांसफॉर्मेशन, ये उनको सही से शायद कोच को बताना होगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें लगता है कि यू नो इट कुड बी पॉसिबल. And on the other side, you know, Nico Williams plays for what, Nottingham Forest, and he was with the under 11 and the under 12 in the Liverpool. Steve Cooper उनको कोचिंग करा के, तो उससे वहां से वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को मूव किया. ही इज ऑल्सो अ गुड प्रॉस्पेक्ट उनको कहा जाता है. एंड उन्होंने इंग्लैंड की थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रेक्सहैम में एक विलेज से उठ के आया, और अभी you know he's been a great guy. तो अभी ये टीम में है कुछ स्ट्रेंथ तो बिल्कुल है, and they can try and you know fight back really, and that's what we are looking for, क्योंकि ये अच्छा गेम होगा.
और एक डिसाइडर भी हुआ एक ग्रुप की क्वालिफिकेशन के बारे में। यस और निको विलियम्स आई थिंक लिवरपूल के लिए भी खेल चुके हैं, नॉट जस्ट द अंडर 19s और अंडर 15s, आई थिंक ही इज प्लेड फॉर द सीनियर टीम एज वेल। बट स्पीकिंग ऑफ वेल्स, उनकी जो पहले टीम थी, उनके जो पहले प्लेयर्स थे, आई थिंक रायन गिग्स खेल चुके हैं वहां पे आई थिंक गैरी स्पीड भी वहां के ही थे, बट ही डिडंट रिप्रेजेंट, दे कुडंट प्ले द वर्ल्ड कप, दे कुडंट बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टीम, they couldn't represent the World Cup. How difficult is it for a Welsh legend to sit at home and watch his country play and खुद के टाइम पे पहुंच नहीं पाए? तो आई थिंक वो भी अफसोस होता होगा उन्हें थोड़ा बहुत तो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर क्वाइट राइट। निको विलियम्स ने 2019 से 22 उनको कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है और ही इज ऑन लोन टू फुलहैम। 22 में गया, उसके बाद में देन ही मेड अ मूव टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड ठीक है, ही इज come into the Wales side from under 19 एज ग्रुप से वो आए हैं एंड has make a good move। और लिवरपूल को होके 2019 फीफा क्लब वर्ल्ड कप टीम में भी वो इंक्लूडेड थे, बट अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट रह गए। उनका वही रह गया पूरे टाइम में। इन द हिज स्टिंट इन लिवरपूल ही डिडंट गेट अ लॉट ऑफ गेम टाइम। उनके टीम में जोएल मैटिप, जो गोमेज, एंडी रॉबर्टसन, उनके सिमिकास करके एक नए साइनिंग हुए थे, तो उनके डिफेंस में इतनी सारी एडिशंस हो गई। विद वर्जिल वैन डाइक तो इररिप्लेसेबल है, और ट्रेंट आर्नल्ड, तो इतने सारे के डिफेंस जो थे उनमें एक और एक ब्रैंडन विलियम्स करके थे जो खेल रहे थे, तो निको विलियम्स को कभी चांस ही नहीं मिल पाया। तो दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज लेफ्ट आउट, बट गुड दैट ही हैज मेड अ मूव इन नॉटिंघम, ही इज गेटिंग इनफ गेम टाइम एंड आई थिंक दैट एक्सपीरियंस माइट हेल्प हिम हियर इन द बिग स्टेज। बट वर्ल्ड कप का प्रेशर तो पल्लव दा अलग ही होता होगा, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। एब्सोल्युटली। और एक बात फिर याद दिला दें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि दे आर नॉट ओनली लीडिंग यूएसए, उनको बिल्कुल पोजीशन का भी ज्यादा तक उन्हीं के तरफ पे है। और अगर आप हिसाब में देखें तो इस 67% टू 33%, यानी कि बॉल डोमिनेशन जो है ना, बॉल पोजीशन भी है, बॉल डोमिनेशन जो है, पासेस जो है, वक्त जो गुजरने का है विद द बॉल, इसमें अभी शायद गैरेथ बेल उन्होंने अपना एंटे आप नहीं कर पाए। पासेस भी देखिए 180 पास वेल्स ने खेले हैं और 350 यूएसए। तो सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से नहीं, भी क्वालिटी की अगर बात करें उसमें भी थोड़ा सा पीछे है वेल्श। तो ये उनको जल्दी से जल्दी ये रेक्टिफाई ना करे तो मैच बाहर चला जाएगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। एब्सोल्युटली एंड अगर किसी डिफेंसिव टीम को ऑफेंसिव बनाना हो तो हमारे खालिद जमील से सीखिए, क्योंकि उन्होंने जो किया था 2016 में, because he was known to be a defensive coach if I'm not wrong in those times when he was hired for Ezwal, लोगों ने उन्हें पहले राइट ऑफ कर दिया, अरे ये तो बड़ा डिफेंसिव कोच है। मुंबई एफसी के कोच थे आई थिंक उस टाइम पे वो, और वहां से आए थे वो एजवाल, तो तब उन्हें यही कहा गया था ये तो बड़े डिफेंसिव कोच है, कहाँ इनको एजवाल ले आ रहे हो, पीपल्स क्लब वी डोंट वांट हिम। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही, but I think the adaptation or the improvisation that he did as a manager has left such a legacy। वहां पर तो आप मैं जयेश राणे और आशुतोष मेहता ये सब जो उस टीम के पार्ट थे, वो आज भी ये बात कहते हैं कि खालिद भाई अगर नहीं होते तो आई डोंट थिंक एजवाल वुड हैव बीन इवन अ पार्ट ऑफ द आई लीग हिस्ट्री एवर। बिल्कुल एकदम सही बात है। आशुतोष एक काफी महत्वपूर्ण योगदान था उसको, वो राइट विंग बैक की पोजीशन से इतने अच्छे वो यूज कराए थे उनको, और उसमें डनबाया था, काफी ऑल द गुड प्लेयर्स हु हैव कम अप ऑन अ लेटर स्टेज। अगर ये डिफेंसिव माइंडसेट वाला कोच की बात अगर आप करें तो ये आपको जानकारी दिला दूं कि आपको शायद याद होगा जब इंडियन फुटबॉल पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, फॉरेन कोच एंटोनियो लुपेस हबास, इनको भी काफी डिफेंसिव कोच माना जाता था, लेकिन उन्होंने इंडियन सुपर लीग की जो ट्रॉफी है उनके अंडर में दो बार जीत चुके हैं। और डिफेंस में अगर डिफेंसिव भी हो क्वालिटी अपना आप कर सकते हो, बिकॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ स्ट्रेटजी कि अपना डिफेंस आप सॉलिड रखो एंड देन गो फॉर द काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक से गोल मारो। टोटल शॉट्स में भी देखो थोड़ा सा यूएसए इज थोड़ा फर्दर अहेड, वो 3 शॉट्स दिए उन्होंने और वेल्श ने 2 शॉट। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज शॉट ऑन टारगेट, एंड शॉट कहाँ से हुआ, फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स, ये भी जरूरी है, एंड हाउ द होल थिंग वाज सेव्ड।
ये मानना होगा आपको, ये देखना होगा। आपने आपने डिफेंस की बात की और मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट अभी दिमाग में आया कि जो भी टीम्स ने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया है, बी इट बिफोर आई टॉक अबाउट इट, लेट्स हैव अ लुक एट द मैच स्टैट्स हियर। वंस 3 शॉट्स, उसमें एक ही ऑन टारगेट है और वही गोल आया है, वेयरएज वेल्स के 2 शॉट है लेकिन कुछ ऑन टारगेट था नहीं। मैं वही वही कह रहा था कि अभी ऑन टारगेट शॉट्स यस, बिल्कुल हुआ ही नहीं, और ये हम गैरेथ बेल से हो या रमजे से हो या किसी से भी मैं देख नहीं पाया। और आप पूरी गेम देखिए ना, मतलब एवरी प्लेस दे हैव बीन आउटप्लेड। आई थिंक फाउल्स में भी ज्यादा फाउल कर लिया यूएसए ने, तो आई थिंक एवरीवेयर दे हैव बीन आउटप्लेड टुवर्ड्स द हाफ टाइम। बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेकंड हाफ बिकॉज वेल्स विल नॉट कीप क्वाइट। उन्होंने बहुत मेहनत से ये अपॉर्चुनिटी पाई है, तो आई थिंक दे वुड वांट टू एटलीस्ट गेट अ ड्रॉ हियर इफ नॉट अ विन, बिकॉज इट मींस एवरीथिंग, एंड टू लूज इट्स, यू आर लूजिंग एवरीथिंग एंड यू आर विनिंग एवरीथिंग, तो फिर अ लॉट इज एट स्टेक। मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, तो मैंने ये एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो भी क्लब एंड कंट्री इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली जो भी टीम अच्छी परफॉर्म करती है, आप वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 2002 ब्राजील टीम, 2006 इटालियन टीम, 2010 स्पेनिश टीम, 2014 जर्मन टीम, 18 में अगर आप देखिए तो फ्रेंच टीम, इन सबके जो डिफेंस थे वो इतने टाइट और इतने सेटल्ड थे कि they didn't have any troubles in the back four. The moment you have to do a transformation at the back four is actually when your team is in trouble. आपकी टीम की बहुत हालत खराब हो तभी आपको अपने बैकलाइन चेंज करना पड़ता है, यू नो। बट ये सारे वर्ल्ड कप से जितने भी प्लेयर्स थे, आई हैव सीन देम, दे हैव प्लेड ऑलमोस्ट एवरी गेम एंड एवरी मिनट, अनलेस दे हैव बीन विनिंग बाय 3-4 गोल्स, या फिर जस्ट टू पार्क द बस, एक डिफेंडर ले आए वो, तो फिर चेंज किया, अलग बात है। बट ये सब जो टीम्स है, आई थिंक योर डिफेंस हैज टू बी वेरी सॉलिड, एंड वेल्स का यहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस है व्हेन इट कम्स टू देयर डिफेंस। दे आर मिसिंग द सर्विसेज ऑफ एशली विलियम्स, हु वाज अ पार्ट ऑफ देयर यूरोज। आई थिंक ही वाज अ कैप्टन in the 2016 Euros, or even if he was the captain, he was a very senior player. He played for Swansea. Yeah. Yeah, so Ashley Williams एक थे जो एवर्टन के लिए खेले थे बाद में। तो वैसे जो प्लेयर्स होते हैं जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, उनकी आई थिंक बहुत they must be missing his services. या और एक बात आपने क्वाइट राइटली पॉइंटेड की है कि भाई डिफेंस अगर ठीक रहेगा तो तभी आप बड़े स्टेज में सक्सेसफुल हो सकते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल। आप मान लो कि बार्सिलोना को पेप ग्वार्डियोला के पीरियड में जो जो टीम था, अब उससे जब आप डिफेंस में थोड़ा सा गैप्स आ चुका, कार्लोस पुयोल चले गए, अभी जेरड पीके के ऊपर अकेला थोड़ा प्रेशर पड़ गया, एंड देन द टीम स्टार्टेड not doing well post Pep Guardiola, and they had been keeping on changing coaches. आप मेसी को रख के भी आप शायद ट्रॉफी में सक्सेसफुल नहीं रहा। सो नॉट ऑलवेज अटैक गिव्स यू सक्सेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिफेंस जो है ये सॉलिडारिटी देने का है, जो रियल मैड्रिड में वो कर चुके पिछले साल तक। उससे आगे भी वो एकदम बिल्कुल इट वाज सॉर्ट ऑफ अ वाटर टाइट डिफेंस। आप जुवेंटस की बात करें तो वो भी था एकदम के डिफेंस बहुत ही बिल्कुल परफॉर्म किया परफेक्टली। योर्गन क्लॉप की सक्सेस की बड़ी स्टोरी है कि वर्जिल वैन डाइक ने अपना टॉप फॉर्म में अच्छा Yes. प्रदर्शन किया। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होते रहते हैं। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो वेल्स की। उन्होंने 64 साल के बाद उन्होंने Yeah. क्वालिफाई किया है। जब लास्ट Yeah. बार खेला था 1958, मान लो कि किंग पेले का उम्र 17 साल था। सो व्हाट अ यू नो मैं सडनली मुझे याद आया कि भाई वो पेले का फर्स्ट वर्ल्ड कप था, और पेले कौन है ये अपोजिशन उतना जान नहीं पाता था। तो पहले एक दो मैच देखा, ये तो बच्चा जहां जाता गोल मारता है। बट ही बीन सपोर्टेड विद ऑल ग्रेट प्लेयर्स, डीडी वावा, गारेंचा, हु एल्स, एंड द बेस्ट पॉसिबल टीम दे हैड। और जब वो उसको एक दो मैच के बाद में देख लिया कि भाई ये कुछ अलग किस्म का खिलाड़ी है, यू नो आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ प्लेयर, एंड ही कैन स्कोर गोल्स फ्रॉम एनीवेयर, तब उनको मारना चालू हो गए। So I mean हाँ, that is हाँ, what I was trying to find out. This is the longest gap between participations in a World Cup, कि 64 साल बाद में अभी ये गैरेथ बेल्स की टीम द ड्रैगन्स, दे हैव रिच्ड द यूरोपियन चैंपियनशिप। उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचे थे 2016 जो Euro. यूरो था उसमें पहुंचे थे। और अभी देखना होगा कि व्हाट हैपेंस, यू नो अभी यहाँ से
वो कहाँ जाते हैं ये देखना होगा। अब याद रखना होगा रॉब पेज ने टीम की जिम्मेदारी संभाली रायन गिग्स के Yeah, एग्जिट के बाद। सो उसके yeah, बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और रॉब पेज ने जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छा कहा था कि he said that managers are greedy, so you need to have that success at this stage and I am looking for that. और आप एक बार याद होंगे कि यूक्रेन और ऑस्ट्रिया को हरा के इन द प्लेऑफ्स दे अर्नड अ प्लेस इन द कतार। एंड ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जून 2022 में वेल्श को 1-0 में हराया in the UEFA playoff finals to qualify for the Qatar। बट यहाँ से उनको आगे बढ़ने का है, सिर्फ क्वालिफिकेशन का हाँ कुछ सम्मान है, कुछ रिस्पेक्ट है, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं बनता। यू नीड right. टू गो अप द लैडर एंड रिच द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। Absolutely. And I think वो वेल्स के लिए एज अ कंट्री, एज अ फुटबॉलिंग नेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेल्स हैव, लाइक यू सेड, 64 इयर्स के बाद वो क्वालिफाई हुए हैं। उसका एक बहुत मेजर रीजन यही था कि क्योंकि उनकी टीम इंटरनेशनली इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, देयर प्लेयर्स वर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आज अगर ये एक बार अच्छा कर लेते हैं तो एक कल्चर बन जाएगा टीम में, एंड आई थिंक कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फैन। व्हेन आई वॉच माय टीम प्ले, व्हेन आई वॉच इंडिया प्ले, आई ऑलवेज बैक देम सो मच कि मुझे तो पता ही है ये बांग्लादेश को हरा देंगे, मुझे पता ही है ये जिम्बाब्वे को हरा देंगे। बट द सेम हैपेंस लाइक वेल्स प्लेइंग हियर, दे आर द अंडरडॉग्स। उनकी उनकी कोई कल्चर या हेरिटेज रही नहीं है टू प्ले इन द वर्ल्ड कप्स। सो फॉर देम, या फॉर देम टू get a result here, get something out of this game, extract some result, 3 points probably, or probably a draw, would mean everything to them. यस, वेरी वेरी ट्रू। आप अब देख लो अभी इनके टीम का जो वर्ल्ड कप अपीयरेंस, जब मैंने कहा 1958 क्वार्टर फाइनल था, और यहाँ आप ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन आप देख लो यूएसए का एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप का काफी अच्छा है। दे प्लेड द 11 फाइनल्स, और रशिया में वो नहीं गए थे, बट दैट इज ग्रेट। Only Mexico from the CONCACAF nations have played more, ज़्यादा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। That is about 17 times, they have appeared in the World Cup finals. तो अभी ये ग्रेग बरहाल्टर के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन है कि वो कैसे टीम को लेके आगे बढ़े, एंड इफ ही कैन होल्ड ऑन टू दैट लीड और जीतेंगे तो ये इट विल बी ग्रेट थिंग फॉर द साइड। एंड आप सुने भी होंगे कि जब वो आ रहे थे कतार, द यूएस प्रेसिडेंट उनको गुड विशेस दिए हैं और फोन में बताए, हाँ बात किए हैं, ये आई एम द प्रेसिडेंट स्पीकिंग। ऐसा हमारी प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। वो टीम को हौसला बढ़ाते हैं, और जब कोई ट्रॉफी वगैरह कुछ लाते हैं, या नीरज चोपड़ा जैसी वो, I was just going to say, या लवलीना बरगोहाई जैसी वो जीतते हैं तो उनसे पर्सनली बात करते हैं। लक्ष्य सेन ने जब बैडमिंटन में जीता तो उनको उनसे भी बात किया। तो ये क्या होता है जब आपका कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपको कुछ बताते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, तो ये एक अलग किस्म का एक रिस्पेक्ट सिर्फ नहीं, एक कह दो कि हौसला बहुत ही बुलंद हो जाता, बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड यू नो दैट द होल कंट्री, और उनकी सबसे बड़ी जो शख्स है वो हमसे बात किए, हमको इंस्पायर किए हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन। एब्सोल्युटली, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपको कॉल करते हैं, एक वो 10 सेकंड ही आपके लिए बहुत कुछ कह जाते हैं, बिकॉज एज यू सेड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ योर कंट्री। अगर उन्होंने आपके ऊपर उम्मीद डाली है, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिफोर द वर्ल्ड कप, जैसे जो बाइडेन ने इस टीम को कॉल किया एंड ऑन अ स्पीकर पे उन सबसे उन्होंने बात किया, उन्होंने बोला यू ऑल आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, आई हैव फुल फेथ इन यू and give your best and this and that. So it's a very, very, very motivating thing. इसमें मेरा एक बात याद आया यश। 2016 कमेंट्री कर रहा था मैं, क्रोएशिया reached the finals, and you know that at that time Croatian president, one of the sweetest and smartest lady, the president, she was all the way coming to
and getting back, and I mean I'm talking about the Russia final. और उसमें हम सब चाहते थे कि it was such an emotional connect कि भाई लुका मॉड्रिच जीत जाए. At least he is a player who should get a cup. Yeah. क्योंकि इतना साल, ये जैसा कहते हैं ना, आप थोड़ा सा बात कर रहे थे मड्रिस्टा कि कौन फैन की फेवरेट से है. लुका मॉड्रिच इज अ फेवरेट, Yeah. क्योंकि वो एकदम टीम से इतने जुड़े हुए हैं. और ये जो वर्ल्ड कप फाइनल था, आई एम सॉरी, 2018 रशिया, तो उसमें वो प्रेसिडेंट भी आ चुके थे. वो सारे मैचेस के दिन वो फ्लाई करते थे और आके Team को व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होके, और फाइनल में याद है वो बारिश में उनको छतरी दिया umbrella. गया, और वो शी Umbrella. वेंट ऑन एंड थॉट शी कुड टेक बैक द ट्रॉफी, आई मीन द वर्ल्ड कप, बट व्हिच डिडंट हैपन. तो इस बात में ये याद रहा कि अभी ये शी यूज्ड टू डू मोटिवेशनल टॉक्स जाके मैच के आगे में. लुका मॉड्रिच की जो ड्रेसिंग रूम्स है, वो टीम में जाके सबसे बात करते. तो दिस इज समथिंग, यू नो, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग जब आपको कंट्री के यू नो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या द चीफ ऑफ द कंट्री टॉक्स टू यू. ब्राजील में ऐसा होता है. ब्राजील में कभी कभी ऐसा उनको जो प्रेसिडेंट है वो बात करते हैं. इवन द अर्जेंटाइन प्रेसिडेंट हैड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंटरवेन, बट अभी रिसेंट टाइम में हम ऐसा नहीं सुना कि यू नो द टू मेन लैटिन अमेरिकन कप प्रोबल्स, द कप विनर्स, इनको प्रेसिडेंट की तरफ से या द हाईएस्ट हाउस इनकी तरफ से कुछ बोला गया, ऐसा मुझे खबर तो नहीं है. आपको आपको होगा शायद, आई डोंट नो. डेफिनेटली नॉट. आई थिंक आपने क्रोएशिया के प्रेसिडेंट की जो बात की थी, मैंने एक वीडियो भी देखा था आफ्टर फ्रांस वन द वर्ल्ड कप, वो उनके ड्रेसिंग रूम जाके उन्हें कांग्रेचुलेट करके आए. बिल्कुल बिल्कुल. दैट शोज द हम्बलनेस एंड द ग्रेस एंड द स्पिरिट. या एब्सोल्युटली. and you get a lot of respect for these kind of people who actually have such immense love for the sport and have you know, no boundaries at all. So I really felt that was a heartfelt gesture by the Croatian president, and मैंने वो वीडियो देखा था और मैं बड़ा इमोशनल हो गया देख के. मैंने बोला ये सब यहाँ पे शैंपेन उड़ा रहे हैं और वो उतने में आई बेचारी, उसको अम्ब्रेला दे दिया उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने कि उनके ऊपर ना उड़ जाए कुछ, but she congratulated them and that was very sweet. The umbrella had to be brought out also in the final because थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था before the presentation, but ultimately it was not used. इसके बीच में कह दूं कि Berhalter becomes the first American to represent the country as a player and as a manager. तो ये भी एक you know important trivia है, मजेदार है. And you know all the things would be keeping on happening. कतार में तो काफी चीज होंगे. सारी जो घटनाएं जो कतार में ही अभी हो रहे हैं, और दुनिया की सारी फुटबॉल प्रेमियों की नहीं, सबकी फोकस अभी कतार पे ही है. एब्सोल्युटली. पर कल ऐसा हुआ है कि कल जब इक्वेडोर और कतार का मैच था तो उसके पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आई, बहुत सारी चीजें बाहर आई कि क्या चल रहा है इस वर्ल्ड कप को लेकर. आई थिंक फीफा ने भी कोई एक स्टेटमेंट कहा था कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड कप, दिस एंड दैट. तो आई थिंक अराउंड ऑल दिस the love of football is just going to get killed, but we as fans can only be positive of what is happening on the ground, and हम ये सब चीजों पे अगर ध्यान ना दे ज्यादा तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल से. मेरे एक चीज बताने का है, अभी कतार को एक पॉइंट ऑफ टाइम वेस्टर्न एशियन सारे कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो है, उनकी अरब लीग जो होती है, तो उन्होंने बिल्कुल उनको एम्बार्गो किया था, उनको सेपरेट कर दिया था. और उसमें सऊदी अरेबिया की जो क्राउन प्रिंस है तो वो लीड कर रहे थे, वही शायद वर्चुअल किंग वही है. तो इनॉग्रेशन में वो आए थे और बाकी सारे जो बाकी अरब वर्ल्ड्स है वो सब आ गए, और एम्बार्गो जो है वो लिफ्ट कराया गया पिछले साल. तो अभी जो है ये कतार अरेंज करके ये वर्ल्ड कप उन्होंने उनके ऊपर लगाया गया पाबंदी को थोड़ा वो मुक्त करा पाए. एंड दैट वाज अ गुड थिंग हैपनिंग इन द अरब वर्ल्ड, बिकॉज उन्होंने कहा कि कतार में कई चीज, यू नो, द अरब पीपल सेड दैट द फर्स्ट थिंग दे सपोर्ट टेररिज्म, जो दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं कर सकता है. बट अगेन फाइनली, यू नो, द होल थिंग हैज बीन सॉल्व्ड, आइस हैज मेल्टेड. अभी तो कल जैसा हुआ ओपनिंग में, तो
इनॉग्रेशन सेरेमनी में, तो सब गले लग गए, तो एकदम एक दूसरे से लिपट गए, एंड एवरीथिंग हैज बीन solved, and he came with a very big troop, this the Saudi crown prince. तो सब एक ही बात कहे कि हम आई वुड टेक रेस्ट एंड लीव आउट ऑफ यू, कह के कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो अभी आज तो आप एंड करो, लेकिन फाइनली आपको 18 दिसंबर तक चलने का है, एंड होपफुली कतार डज दैट वेल to reach to a grand finale. That's it. We can just hope for that. Thank you so much, Pallab da, for joining with us. Thank you so much for giving your insights. It has been amazing talking to you. And now we have Anubhav back on the show. Anubhav, welcome back. Thank you, Pallab da. It was great to have you. Anubhav, ये जरा ग्रुप्स देखो यार, मैंने ग्रुप्स देखे थे पहले, बट आई थिंक ग्रुप ई एंड ग्रुप एच मुझे काफी कॉम्पिटिटिव लग रहा है। ग्रुप ई में अगर आप देखो, यू गॉट स्पेन, कोस्टा रिका, जर्मनी, जापान। ग्रुप एच देखो आप, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ग्रुप। Absolutely. I think Group E में Spain and Germany favorites to qualify, लेकिन who's going to finish first, who's going to finish second, वो देखना पड़ेगा. I think that's going to be an exciting battle. And you're right about Group H as well. Portugal, Ghana, बहुत ही घातक opposition है. Uruguay and South Korea can also spring a surprise. यूरुग्वे एंड घाना भी बड़े घातक ऑपोजिशन है, बाय द वे। अगर आपकी कुछ यादें ताजा हो जाए 2010 की घाना वर्सेस यूरुग्वे मैच का, बाप रे। Exactly. वो Luis Suarez, hand of God है ना? Yes, legendary. Asamoah Gyan. Then ended up missing the penalty उसके बाद. And then they lost all penalties. I think it was 1-1 draw, and उसमें उन्होंने penalty miss किया, which could have been potentially the winner of the match. But it can be a redemption for them as well, because we know that they said that we will come back, and now they have. It's like everything has fallen in place for them. But I think this time Uruguay का team भी बहुत strong है. And Uruguay का squad देखा, they've got Darwin Núñez, Suarez तो है, but they've got some good players in their team. हाँ, Uruguay, every competition में Uruguay always has like a strong unit that ends up starting. They always have like 2 or 3 big name players who play for some of the biggest clubs. आपने Núñez का नाम लिया. Towards the end of the first half of the season, वो form pick up कर रहे थे. हो सकता, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी. इनफैक्ट शुरुआत बहुत अच्छी थी. कम्युनिटी शील्ड में उन्होंने एक अच्छा गोल मारा, when Haaland in fact ended up missing an open goal in that match. लेकिन जब प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट हुआ, जब कर्टन रेजर खत्म हुआ, सीजन स्टार्ट हुआ, तब नुनियस की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी. ऑफ कोर्स ही गॉट सेंट ऑफ आल्सो एक मैच में, बिलीव Crystal Palace. I think Anderson was the player. Crystal Palace. Very stupid of him. I think the commentators, Jurgen Klopp, I was appalled by, मैं खुद चौंक हो गया. मैंने बोला इतने बड़े लेवल पे इतना तो आपको करते ही है, थोड़ा स्लेजिंग तो यार हम क्रिकेट, लोकल क्रिकेट में करते हैं यार. ये तो बहुत बड़े स्टेज पे you have to be calm, composed, and I think that was very stupid on his part, but he immediately realized it. I think he did realize it, and I think, but what happened, जैसे ही वो हुआ ना, I remember I was following the games. जैसे ही उसको sent off हुआ, he got banned. The very next game, Firmino scored and he scored a hat-trick or something. He scored a couple of goals. तो जैसे ही Firmino गोल मारने लगा, Núñez का थोड़ा सा वो हो गया कि खिलाए नहीं खिलाए. तो I think Jurgen Klopp also was in a dilemma. फिर Luis Diaz got injured. That was like completely a green signal for Darwin Núñez to start every game. And I think rightly pointed out by you that he got the form in the end. I think he's bringing that form for Uruguay. And Suarez has already mentioned that this guy is special talent. While Liverpool hired him, when they signed him in the transfer market, उसने बोला था ये बंदा special talent है. And I think ये World Cup से better कोई platform नहीं है अपने talent showcase करने का. 2018 में कवानी ने कर दिया था 2 गोल मार के, पोर्चुगल को बाहर कर दिया था. मैं इतना बुरा फील किया मैंने, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में मुझे ऐसा लगा था कि एक्चुअली पोर्चुगल आर प्लेइंग वेल. स्पेन का कमबैक, रोनाल्डो डिड इट बाय हिमसेल्फ. देन अगेंस्ट ईरान इज वेल दे ड्रू. देन दे वन अनदर गेम, आई डोंट रिमेंबर अगेंस्ट व्हिच टीम, बट दे वर डूइंग वेल. दे क्वालिफाइड फ्रॉम द ग्रुप एज टॉपर्स. सो आई वाज लाइक चलो ये कर तो अच्छा रहे, बट देन लूजिंग टू उरुग्वे, इट वाज लाइक अरे यार ये क्या हो गया. राइट. और नुनियस के बारे में एक खास बात है. इनिशियली when I first started watching him, I thought he's only one of those players who'll probably occupy the right position at the right time and he's going to finish it for you. लेकिन
as I watched more and more of him, I think he has a lot more to his game as well. Like passing bhi achhi karte hai. He's a clever player. He's clever inside the box. And he's got some skills up his sleeve also. So ye nahi ki bas he's one of those clinical strikers which is very important, being at the right place at the right time. But I think he's got a lot more to his game than just that. Yeah, and I think if you're playing in the Premier League, and especially for a team like Liverpool, which likes to keep possession, which likes to play a certain type of football, they don't have the tallest people up top. They've got a Salah and they've got a Luis Diaz. So उन लोग के players ऐसे नहीं है जो cross पे believe करते हैं. They believe in playing out from the back. They believe in keeping possession. They believe in scoring goals from promising areas, not just taking those set pieces and all. तो उसमें Darwin Núñez बहुत important हो जाता है because he's good in the air and good off the feet as well. So you made a great point there. आपको क्या लगता है हालैंड का जो अब तक फॉर्म रहा है, the fairy tale start that he's had to the season, do you think वो बरकरार रख पाएंगे? Do you think of course recently injured भी थे एक दो matches के लिए, he was out, he didn't quite play. Then I think City के last match में he did feature, but City wasn't playing all that well in the last couple of games before the break. Haaland की start of course couldn't have been any better. Do you think ये बरकरार रख पाएंगे, or was this one of those cases जब वो जब शुरू करते हो कभी-कभी you have that beginner's luck, or sometimes you have sometimes you shine but then you end up fading to some extent? So I think अब ऐसा हो चुका है कि उसने अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है that we have a bare minimum expectation of him at least scoring a goal or being a part of a goal. Assist हो गया या goal हो गया, preferably a goal only because he's a top player, he plays up top. तो उस हिसाब से उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है. But realistically speaking, these stats are very difficult to maintain. Okay, तो जिस तरह का स्टार्ट हुआ है 14 goals in like first 8 games, जो उसका ये था 3 hat tricks on the home ground back to back. These things cannot be replicated over and over. मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कि 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, अगले मैच फिर से 6 छक्के मारेगा. तो मतलब ये ऐसी चीजें जो कुछ एक बार ही होती है, but that doesn't take away the potential that he has to do enough. अभी second half of the season है, he is not featuring in the World Cup. I'm sure उसका जो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, I'm following the Manchester City page, उसमें उसने ये मेंशन किया था कि it's good that we are not playing the World Cup in a way, like he saw the good part of it. ठीक है, there's not much of pressure, I'll be very relaxed, I'll just blow off some steam for a couple of weeks, then I'll get back to training. Even Pep Guardiola told the very same thing कि जो World Cup नहीं खेल रहे हमारे players, वो जाएंगे और फिर चिल करेंगे 2 हफ्ता, उनको जो करना है, महारेज और जो भी हमारे प्लेयर है, और फिर आके they will feature in the what do you call the coming season. So I think Haaland के लिए वो break important रहेगा. And after the break also, I believe Haaland is not a one-man show. I really have told everyone that I speak to that Haaland cannot do everything by himself. He needs a Kevin De Bruyne. He needs his team around. Because even if you see in Dortmund, he did a lot of things, but he was supported well by Marco Reus. He was supported well by all the other players that were around. So I think that is very, very important for Haaland कि उसके teammates कैसा खेलते हैं. क्योंकि सिटी अगर बॉल रख के खेलेगी, पोजेशन रख के खेलेगी, तो Haaland तो गोल मारेंगे ही भाई. I remember start of the season मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जेमी कैरेगर का आर्टिकल था टेलीग्राफ यूके में, and जेमी कैरेगर had said कि देखो Haaland is a big buy for Man City, Darwin Núñez is a big buy for Liverpool. Yeah. लेकिन it's not that both teams will become instantly better because of these purchases that they've made, City with Haaland's purchase and Liverpool with Núñez's purchase, because both teams will now have to change the system to some extent. Right. And so it might take them a little bit of time for them to adapt to the new system. हमने देखा City के केस में they took to the new system like a fish takes to water with Haaland. लेकिन Liverpool के केस में we saw कि it took them a little bit of time to adapt to the new system. हम लोग पहले भी बातें कर रहे थे. We were talking about why Liverpool may have underperformed a bit during the first half of the season. Do you also think it's a case of Liverpool not quite being, or Liverpool taking a little bit more time than City took to adapt to a new system, but once they fully adapt to it and they understand the intricacies of it, then they can be as unstoppable as they've been over the last 2 or 3 years, being at City's heels? So I think one major reason why Liverpool are playing or are in the position that they are in has to do the game style. I believe City are more of a possession-based team. Even Liverpool are. They play a very high line. They have a good press. Everything is fine. But they are a more direct team. Liverpool don't
don't like to keep the ball around, a lot in their area. They try to, play Salah as much as they can. I've seen a lot. Trent Arnold gets the ball, he puts those early crosses in. So I believe that's the Liverpool funda of playing football. City doesn't play like that. Even when they played against Aston Villa in the last season, if you remember, they were trailing 2-0 at 70th minute, 75th minute tak wo trail kar rahe the. Phir bhi you had that in you. Like, I was watching the game live, I was like, I still believe City can score a goal, and they scored 3. The way they keep the ball is very important. I think that is where Liverpool and City are quite different. Liverpool don't believe in this complete theory of keeping the ball. They believe in direct play. They believe in putting the pressure on the opposition. They keep attacking, and that's where the opposition loses lapse of concentration. Ho gaya goal. And players like Salah, Mane, last season, this season, you've got Firmino, Nunez and Luis Diaz. They just need a couple of chances. Yeah. They create 15 chances, half chances I'm talking about. उसमें से 1-2 chances चाहिए रहते हैं आपको. City के केस में ऐसा है कि they don't create 15 chances or 20 chances in one go. They will be very patient. They will look for their opportunities. They will wait for their moments. And then you will see a masterclass from Kevin De Bruyne or probably a very good finish from Haaland. That's where it comes up. आपने क्या आर्सेनल की वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, ऑल और नथिंग, Amazon Prime पे? Yeah, I think मैंने सारी देख ली है. आर्सेनल की भी देखी है, City, Spurs. I've also watched the Black Caps one, the New Zealand rugby team. Yeah. So I love these documentaries. I just finished watching Arsenal's. I think a day before the World Cup. I think I finished. Yeah. अच्छा क्योंकि even I love these as well. मैं न्यूजीलैंड की देखा नहीं, although that is one that caught my eye. जब मैं browse कर रहा था, it's one of the ones that caught my eye. Watch the test also. You should watch the test also. I've seen the test. It's damn good. I've seen the test. अभी test part 2 I think वो भी आने वाला है. तो I'm very excited for that. All or nothing सबसे पहले मैंने Spurs की देखी थी, only because I love Jose Mourinho as a personality, as a character. I think he's very captivating. So I watched it just for him. उसके बाद I saw a few episodes of the Man City one. Complete नहीं कर पाया, but I did watch the Juventus one क्योंकि उसमें of course Ronaldo was showcased, and then saw the entirety of the Arsenal one. So I think this could be a good conversation without quite losing sight of what's happening in the match. लेकिन आप what were some of your biggest takeaways watching the All or Nothing Arsenal documentary? I think the biggest takeaway for me was that it doesn't matter how high you are, it takes you a second to come back down. And when you lose your concentration, or the moment that you feel things are going your way, that is when you need to be even more focused. Because that's what happened with Arsenal, I felt. The way they were transforming throughout the season, they were playing so well. And I was like, chalo, top 4 to ho gaya Arsenal ka. Confirm ho gaya. And I think Arteta also had that belief in him. But in the end, it just didn't go their way. And I was just so shocked and I was just caught off guard. I was like, ye kya ho gaya bhai? Ye kya ho gaya? Ye to out of syllabus tha. That's, अरे आपने एक बहुत अच्छा point make किया, because I think उस documentary में ही Arteta is the one who says कि confidence एक ऐसी चीज है कि when you want to build your confidence, it's like going up a staircase. Yeah. But when you lose your confidence, it's like coming down in an elevator. So, yes. You know, so that like you said, कि you could be on a high, but all it takes sometimes is like one big setback or one big obstacle, and then you come crashing down. Arteta, मेरा perception change हुआ with regard to Arteta, क्योंकि up until last season मुझे, I don't know, I had like, I didn't quite have like an opinion about Arteta. I actually thought कि maybe he's more bark than bite. Maybe itna, you know, more style than substance. Maybe dum nahi hai. Granted कि Pep Guardiola बहुत प्रशंसा करते थे. He used to laud Arteta as being, you know, someone who has everything that it takes to be a top manager one day. But Arsenal के आप जो erratic results, sporadic results देखे थे, उसके बाद मुझे लगता था maybe Arteta is not the right man for the job. And I was actually surprised कि Arsenal did not end up sacking him. But last season. But in hindsight, देखो, you gave the man time. Look at what he's doing this season with the team, which shows, you know, sometimes it takes a lot of time to build a project, and if you give the man enough time, then the man can turn things around. Lekin Arteta, you know, when I watched the documentary, he came across as a consummate professional, a thorough professional, someone whose work ethic is second to none,
and someone who has personality, someone who has character, which I think is rubbed off on the Arsenal players. तो मेरा impression एकदम बदल गया आर्टेटा के प्रति. No, ये तो बात आपने बहुत सही कही. He has his own personality. He has his own way of, approaching things. Everyone is very generic in this whole world. We try to live a way. We live in a way where everyone is comfortable by our presence, or no one is intimidated. We try to just settle everyone down. But I think Arteta is more of in your face. The top managers in the world, I have seen them. You talk about a Conte, you talk about Pep, Mourinho. You just took his name, Mourinho. These people are very intimidating in person. These people will not be like, like they will not create this atmosphere. I have seen a lot of very subtle and very shant coaches bhi maine bahut dekhe hai. But these people, the greatest ones, are the ones who think differently, who behave differently, and who don't think that there is a certain way of doing things. They have their own way. I think Arteta is a prime example of it. Arteta is a prime example of it, because if Pep has said that he is one of the best, I think there must be something in him. There has to be something in him that makes him the best. And I think that is what, one more good point that you made was Arsenal gave him time. I think that is what is lacking in today's time. Everything is so fast tracked. We want results like in a snap of a finger, chahiye result chahiye. But you don't feel like backing the player. You don't feel like backing the manager. यहाँ पे Chelsea का भी मैंने देखा. I was talking to a few Chelsea fans when they sacked Tuchel, and they were like, "Yeah, this is so, this is so sad. This is that. This is that." I was like, just look at the history of managers. Look at the history with which how you all have exploited the managers. The greatest of the managers have been a part of Chelsea. But when they have underperformed or something has not gone the way the board or probably the owners, or I don't know, whoever has taken this call of right away firing them, the directors or whoever, it's actually very sad to see. This Arsenal team that is playing in this year, they are performing phenomenally well. And I hope they keep performing well, because I'm really enjoying their football. And I hope they win the league as well, because it will be a great change and something for Arsenal fans to be happy about. But if you look at this Arsenal team, they're not the best team in the world. They're not the best. They don't have the best players. They don't have the best substitutes. They don't have the best defense as well. If you compare it to the better teams, there are much better teams in the Premier League itself. World to छोड़ दो, पर ये अच्छा खेल रही है. So I think, like you said, confidence को बनने में बहुत time लगता है. जो आर्टेटा ने बोला वो एकदम सही बोला है उसने. And I hope कि ये maintain रहे, ये बरकरार रहे, even though there will be a lot of obstacles. बहुत चीजें होने वाली है. But I really feel that this Arsenal team, although it's not the best, I'm again saying it's not the best Arsenal team. I think the teams that played under Arsene Wenger were much better, with Alexis Sanchez, Mertesacker, Wilshere, Ramsey, Giroud. Everyone was there. Ozil, how can I forget Master Ozil? So इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद they were not up to the mark. But यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी above average or good team is doing wonders in the Premier League in the first half at least. और आपने इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में वो सिनर्जी के बारे में बात की थी. आई थिंक द सेम अप्लाइज टू आर्सेनल एज वेल, बिकॉज दे माइट नॉट बी द बेस्ट टीम ऑन पेपर, बट एज अ टीम they are much greater than the sum of their parts. Yes. So is and again it's because the players understand each other really well. उस टीम में एक आइडेंटिटी है जो आर्टेटा ने दी है, एंड it just goes to show, जैसे लेस्टर के केस में भी हम लोग देखे थे, if it's a group of players who are mingling really well, gelling really well, who understand each other in and out, right. जो एक telepathic sense होता है players के बीच में, वो इस आर्सेनल टीम में है. Of course downside ये है कि उनके पास ज्यादा बैकअप्स नहीं है, तो अगर इंजरीज आती है then they might not have the best of replacements. तो इतना ammunition नहीं है on the bench जितना सिटी के पास है, जितना हो सकता है लिवरपूल के पास है. लेकिन I even as a United fan, I'd probably prefer Arsenal winning the league to Liverpool or City winning the league. And I think it's long due. Arsenal को एक तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम से उनके फैंस बड़े होपफुल रह गए. क्योंकि I went for IPL games, I've gone for every kind of game, and वहाँ पे मैंने वेंगर आउट के बोर्ड्स देखे. मैंने बोला इतना हेट्रेड इस इंसान के लिए कैसे हो सकता है आपको. बट ठीक है, अब ये आर्सेनल अच्छा कर रही है. एक अच्छी चीज मैंने आर्सेनल की क्या नोटिस की है पता है, जब से गैब्रियल हेसुस, जिनचेंको, इन्होंने जब ये साइन किया ना, जब मैच विनर्स आपने साइन किए ना, तो जब भी जो टीम जिस प्लेयर को एक बोलते ना जीत का चस्का है, या जो जीत कर आया है, वो वैसी मेंटालिटी लेके आता है ड्रेसिंग रूम में. तो चाहे आप भले ही एक 3rd डिवीजन टीम हो या 4th डिवीजन टीम हो, कोई भी एक बड़ा प्लेयर आपकी टीम में आता है, जैसे अभी डिएगो फॉरलैंड जब ISL खेलने आए थे मुंबई सिटी के लिए, तो ही ब्रॉट दैट एक्सपीरियंस, ही ब्रॉट ऑल दैट सक्सेस विथ हिम, व्हिच ट्रांसफॉर्म मुंबई सिटी FC. आई डोंट नो व्हाट पोजीशन दे मस्ट हैव फिनिश्ड, बट एक माहौल बदल जाता है अंदर टीम का.
आप गैब्रियल हेसुस की बात कर रहा हूँ मैं, जो चैंपियन वहां से आए हैं, उनका कमिटमेंट देखिए। एट द 87th और 88th मिनट ही इज फॉलोइंग एंड फॉलिंग बैक एट लेफ्ट बैक, और उस लाइन टैकल करके बॉल जीत रहा है वहां पे। ऐसा कब मैंने कमिटमेंट लास्ट देखा था? आई जेन्युइनली डोंट रिमेम्बर। सो इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट इट्स अ गुड माहौल या इट्स अ गुड atmosphere or a good confident unit. It's about that commitment as well, which I think all the players are ready to do. People are taking backing up for each other. People are putting their bodies on the line, and that is where a team comes out. सब अच्छा खेलेंगे तो टीम ब्लॉसम होती है। राइट। और मैं तो काफी सरप्राइज्ड as well as I'll have to marvel at the fact that Arteta, despite the fact that young manager है, तभी भी he did not shy away from making a big call, a big decision with regard to Aubameyang, जो सागा हुआ, जो एक दो episodes dedicated है to the entire Aubameyang saga. It just goes to show कि despite being a young manager in that situation, which cannot be easy for any manager, even the most experienced manager, he was still not afraid to take that big decision, the big call, knowing कि देखो अगर this backfires, जो लग रहा था करेगा, the people or fans might just attribute that, the backfiring, to or fans might just attribute the poor performance by Arsenal to the fact that you let Aubameyang go. Yeah. That would be, it was a very high risk strategy. Yeah, it was a high risk. जैसे कि लोग तो ये कहते तुम अपनी कबर खोद रहे हो, तो ओबामैंग को बाहर कर रहे हो। बट आई थिंक यहाँ पर जब उसने मार्टिन ओडेगार्ड को इस साल कैप्टन बनाया है, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन उसका ये है कि वो बहुत यंग है। आई थिंक 24-25 एट द मोमेंट, बहुत यंग प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम था वो। अंडर 16-17 के एज में आई थिंक ही वाज साइंड बाय रियल मैड्रिड, और इतनी बड़ी हवा क्रिएट हो गई थी कि ये ओडेगार्ड कौन है। एंड फिर वो एक्सपेक्टेशंस पे परफॉर्म नहीं कर पाया, बट यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एट अ वेरी यंग एज। ही इज बीन गिवन द कैप्टन्स आर्मबैंड, and it's given to only the privileged ones. As we all know, Arsenal के जो captains रह चुके हैं, Vieira, you have Mertesacker थे, Cesc Fabregas थे, तो सब greats ही रह चुके हैं। उसमें अगर उन्होंने इसको कैप्टन आर्मबैंड दिया, तो आर्टेटा ने ये भी कहीं ना कहीं सोचा होगा, जो वो ऑबरमैन का एपिसोड हुआ, कि a player cannot get bigger than the club. Arteta just wants someone who can actually have a leadership quality in him, but also can be controlled in some way by Arteta. I believe that is another thought behind it. Varna, I don't think there is no reason for him to not make anyone else the captain. तो गैब्रियल हेसुस, कोई भी, मतलब अंदर का कोई भी और हो सकता है कैप्टन, जाका बन सकता है, बट यही सब रीजंस की वजह से आई थिंक उन्होंने एक यंगस्टर को कैप्टनशिप दी है। और एडू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर एट आर्सेनल। आई थिंक ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द डील्स that have taken place at the club, all the buys, all the sales at the club. और of course आर्सेनल के लिए पहले खेलते थे, he was part of the Invincibles squad, इसलिए उनकी काफी credibility थी। भले ही he didn't shine as an Arsenal player, but still being associated with that Invincible squad that played under Arsene Wenger, going for 49 games unbeaten, so he gets that respect from the Arsenal fans. And you can clearly tell documentary mein, as well as some articles that I've read, he again, he's someone who has that work ethic. He absolutely loves the club. It's very near and dear to his heart. And if that means, burning the midnight oil, staying up all night, working on those deals, making sure those deals are done, the Aubameyang transfer and whatnot, like Edu was able to carry out all of that with aplomb. So Edu ko bhi kafi, credit jata hai for the turnaround at Arsenal. Actually, होता क्या है ना अनुभव, मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई टीम अच्छा करती है ना, तो there is everyone who takes the limelight but the support staff, but the मैनेजर को फिर भी मिल जाती है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इंटरव्यू तो मैनेजर का ही लोगे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजर ही बैठेगा आपका, बट जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जो आपके टीम डायरेक्टर्स होते हैं, जो आपके जो भी वो बोर्ड ऑफ कमिटी में जो भी जितने भी लोग होते हैं, ये सब का कितना उसमें योगदान रहता है हम रियलाइज नहीं करते। वी आर टॉकिंग लाइक यू मेंशन्ड एडू का जो भी इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है। Now imagine if Arsenal win this league, Arsenal win the Premier League this season. They finally go back to Champions League after a very long time. They'll go back to the Champions League. But winning the Premier League for them, Edu का कितना बड़ा इसमें हाथ रहेगा? आपने अभी mention किया, ये मेरे को इतने जल्दी क्लिक नहीं हुआ था. It didn't come across my mind. But the transfers of Gabriel Jesus and Zinchenko, bringing two champions in and letting your key talisman go in Aubameyang को आपको ऐसे जाने देना, this takes a lot of guts. It's not a piece of cake, and ये ऐसे नहीं आप कर सकते कि चल out, ये नहीं हो सकता, because you're contract bound. There are a lot of formalities, technicalities to be taken care of. उसके बाद ये gutsy decision लेना something big है। फुटबॉल में
बहुत सारे बड़े personalities, especially lots of big managers. So, and with any big personality, you know, any big personality divides opinion. There are lots of people who either love that personality, and there are lots of people who end up hating that personality with a Yeah. passion as well. Who are some of your favorite footballing personalities? This could be players, this could be managers, but as personalities, whom do you like? Sorry. I like the Mexico manager. I don't know his name. Chubby guy, यार वो बहुत aggressive सा था. I liked him. I liked him as a manager. I like Marcelo Bielsa for some reason. I don't know. There is no particular this behind it. Of course, I love Jose Mourinho. I love Jose Mourinho because he's different. I love Jose Mourinho. So I always liked him. I always felt that हाँ ठीक है, arrogance लोग बोलते हैं अलग है, सब बोलते हैं सही है. लेकिन I watched the Tottenham Hotspur का All or Nothing. उसमें there was this one interaction or altercation of sorts that he had with Dele Alli. I don't know if you remember it. Do you remember it? Yeah. So Dele Alli was training, and he's not the best trainers. Like, he's very lethargic. He's very laid back when it comes to training. He doesn't put 100% efforts. So that is where he called him to his room, and he told him, listen, Dele, you are 28 or whatever his age must be, 26. Yesterday I was 18. Today I'm 60. So the time flies. You know, you will never know how capable you are and what are you missing out on. So please give your best and just stay motivated and stay focused or something like that. And it was so touching and so inspiring to me at a personal level. उसने उससे बोला यार, inspire मैं हो रहा हूँ यहाँ बैठ के. So you know, that shows that although he must be, you know, termed as an arrogant or what, the special one, whatever it is, he has this side in him as well. You know, the man management in a manager is very, very important. 100%. And I couldn't agree more. I mean, Mourinho divides opinion, but you can't help but admit that football would be much worse off, or would be inferior without personalities such as Jose Mourinho, who contribute a lot to football, to the drama of football. At the end of the day, it's entertainment, right? It's sporting entertainment. And characters, personalities like Mourinho, Pep Guardiola, Antonio Conte, they contribute so much to that theater, to that entertainment that we're watching. And Mourinho ke saath, he says it how he sees it, which is something I respect a lot. You need gumption to do that. He's a great psychologist as well, understands how you can bring out the best in players. जैसे आपने कहा, वो Dele Alli, look at him right now, you know, he's a shadow of himself, but Mourinho saw that. हो सकता है काफी लोग सोचे होंगे उस समय कि नहीं, Mourinho is making the wrong decision by not playing Dele Alli, by giving him such treatment. लेकिन अब देखो, like Dele Alli, it's not just Mourinho, but managers since Mourinho have also not been too impressed by Dele Alli's work ethic, what they've seen. तो Mourinho में वो है, मतलब because of the experience that he has this keen vision where he can see, okay, which players have potential, which players don't have potential, which players have potential but might end up wasting their potential because they might not be putting in the hard yards on the training pitch. And बहुत सारे Chelsea players है, especially जब Mourinho का first stint हुआ था Chelsea के साथ, जो 2005 में start हुआ था, तब अपने फर्स्ट सीजन में प्रीमियर लीग जीते थे, सेकंड सीजन में प्रीमियर लीग जीते थे. Frank Lampard, John Terry, a lot of the Chelsea players had said कि we were prepared to run through brick walls for Jose Mourinho. And वो attitude Jose Mourinho can somehow, at least was able to earlier, instill in his players. You know, I am ready to take a bullet for my manager. Right. But दो तीन चीजें हैं, ये बात मैं completely agree करता हूँ, क्योंकि जब वो आया था, आते ही he won back to, and आते ही first press conference he said, you see, I am a special one. People call me, I'm the special one. So आते ही पहले ये बोलना, you need a lot of guts for that. So that is something commendable. But speaking of him a little more, when he won the Champions League with Porto, it wasn't the best squad. Okay, when he won the Champions League with Inter, it was a decent squad. I won't say it was the best squad because they beat Barcelona. And उस टाइम का टिकी टाका वाला बार्सिलोना को उन्होंने हराकर फाइनल जीता था, फिर फाइनल में उन लोगों ने बायर्न को हराया था. So they beat two good sides. So what I'm trying to say is that Mourinho has a knack of picking the right talent as well. उन्होंने एवरेज टीम को लेकर बड़े-बड़े टाइटल्स जीते हैं. आते ही I read one of his interviews कि Roman Abramovich was like, which player do you want? We've got this. He was like, no, give me the money, we'll buy Didier Drogba. No one had heard of Drogba.
in the Chelsea setup जो भी थे उस time पे management और जो भी था, कौन Drogba who, तो like get him, we'll win the title. Won it back to back like you said. So he has a knack. Even with this whole mishap that happened between KDB, Mohamed Salah, Raul Mireles, I think all these players were got by Jose Mourinho and later on were released also. So let's not get to the release part. The fact that he figured that these are good talented players and got them is in itself shows that he had an eye for good talent and he had a vision. अब वो सारे players जिनको उसने निकाला, most of them have made something in their life. You see, Mohamed Salah is a champion player in Liverpool. Kevin De Bruyne, a champion player for Belgium and for Manchester City. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक आदमी का सोच या दिमाग इतना ग्रेट होता है, तो बहुत क्या बोलते हैं, वो आदमी टैलेंट पिक कर सकता है बराबर. और अब तक इस मैच में वेल्स हैज बीन ऑन द बैक फुट. यूएसए डोमिनेट किया है, लेकिन 81st मिनट में वेल्स के पास पेनल्टी, Gareth Bale stepping up to take the penalty in a bit to equalize it. I have for to Wales. That could be interesting. But Gareth Bale also, he has been so unfortunate with his injuries. Yeah, I feel he could have achieved so much more in his life. He could have achieved, as in he has already achieved so much. I am no one to say कि उसने underachieve किया है. But let's just think about it कि वो क्या कुछ और कर सकता था. 100%. हाँ, मतलब आते जाते इंजरीज, उसकी जो काफ प्रॉब्लम थी जिसने उसको इतने साल ट्रबल दिया है, वो तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकता मैं. 1-1, Gareth Bale steps up, sending the Welsh fans into delirium. I think मैं और पल्लव दा भी इसी बारे में बात कर रहे थे. फाइनली एक गोल हो गया तो I am a bit relieved now because I was really banking on Wales getting a result or getting a draw out of this. क्योंकि I feel that Wales have a good side. It's just that they are just, they're just in the shell. I think अगर वो फटके ज्वाला निकल जाए ना तो Wales बहुत अच्छी टीम है. You got pacey wingers like Dan James, you got Gareth Bale in your own team, you got Harry Wilson. आपके पास सारी चीजें हैं. It's just that the performance is not there. पल्लव भी वही कह रहे थे, क्योंकि इतने साल वो वर्ल्ड कप नहीं खेले, इतने साल वो एक कल्चर नहीं बनाया टीम में. वर्ल्ड कप जब आप खेलते हो ना तो आपके लिए वो, even though you have not played a World Cup before, even if your team has represented, आप कहीं ना कहीं you feel that you belong there. So I think ये World Cup Wales के लिए बहुत important है to have that belief for the future generations to play. Exactly. और ऐसे ही stories, when you have underdog nations or nations जिन पर आप इतनी expectations नहीं रखते, if they can actually punch above their weight, I think those are some of the romantic stories, some of the most memorable stories that come out of tournaments such as the World Cup also. और आप Gareth Bale की बारे में बात कर रहे थे. I agree. जब वो टॉटनहम के लिए खेलते थे, I used to love him. तब of course left back में खेलते थे. फिर धीरे धीरे he became like a left winger, but he had started off as a left back. फिर जब Madrid भी गए थे, I think he had a stellar first couple of seasons, scoring about 20 goals each in his first 2 seasons. But then injury was something that definitely hampered his career to a great extent. Or at the end, I just felt कि it's playing for Real Madrid is very difficult because the fans are actually very hard to please. Yeah. They're very hard to please. So uske wajah se, some players, of course, when some players need to feel loved. They need to feel backed. Whereas other players can do without it. But there's some people who need to feel backed. And they know that, if I feel backed by the people around me, by my managers or by the fans, by the support staff, then I'll do anything for them. Then that's going to bring out the best in me. And I feel Bale ke saath, the Madrid fans never quite took to him. And Madrid fans bhi thode volatile hai, in the sense ki thode capricious hai. Aap jitna bhi kare hoge Madrid ke liye, but if you end up having maybe a run of bad games or one poor performance, they'll still end up whistling you. So I think that didn't quite go well with Gareth Bale. And playing in the shadow of someone like a Cristiano Ronaldo, later maybe playing in the shadow of someone like a Karim Benzema, uske wajah se bhi maybe he never quite got the spotlight or the attention that could have maybe led to him thriving at a place like Real Madrid. Probably. Yeah, you're right. Actually, you mentioned Karim Benzema. I remember a slump that he also had while Ronaldo and Bale were also by his side.
And I think that is when Ronaldo ने कोई penalty मिली थी उसे, and he was on a hat trick or something, and he gave the penalty to Benzema, saying कि भाई तू गोल मार because you हाँ need a confident booster in you. So I think these things, sometimes you need people to lift you up, like you said. हाँ You need people, you need moments. Sometimes you don't get those moments. You need to create them. Someone needs to create it for you. So I think it was destiny for Karim Benzema to have this comeback. You can remember when Ronaldo and Bale were on their peak, there was this talk going on that Benzema को replace करेंगे, अब कौन आएगा, अब कौन सा नया player आएगा, like all these things were going on. This is early 2014-15 की बात है ये. And I was like, यार Benzema को निकाल रहे हैं. मेरे मन में भी हो चुका था ये develop कि अब Benzema तो जा ही रहा है. But that season he came back, he did well, then Bale injured हुआ. फिर that's how this this is how life works. You when you least expect things to happen, that is when they happen. exactly. But वो भी क्या partnership थी? BBC, Bale, Benzema, Cristiano, and then you had MSN, Messi, Suarez, Neymar. तो वो trio with Barcelona, that trio with Real Madrid, भयंकर competition था. I think उस समय those 5-6 years जो El Clasicos होते थे would be absolutely staggering El Clasicos. Mad El Clasicos. I have for El Clasicos I have killed my sleep so many times. अगले सुबह एग्जाम है, अगले सुबह मेरा कोई फुटबॉल या क्रिकेट का कोई मैच है, लेकिन मैं रात को कोशिश करता था कि जाग के थोड़ा सा देख लूं, थोड़ा सा कर लूं, क्योंकि एल क्लासिको से बड़ा कोई फिक्सचर ही नहीं है इस दुनिया में. मेरे ख्याल से अगर क्लब फुटबॉल की हम बात करें तो इट्स द बिगेस्ट फिक्सचर ऑन द प्लैनेट, वेयर यू कैन नॉट सी देयर लाइक गॉड ऑफ फुटबॉलर्स. यू सॉ इनिएस्टा, चैवी. एक टाइम था जब मैं ऐसे फुटबॉल देखता था, मैंने बोला ये क्या देख रहा हूं मैं. एंड उधर भी every match I've seen, there have been goals. I've never seen a boring El Clasico. I don't think I remember even one. Red cards, tackles. और रैमोस का तो फिक्स, आई थिंक रैमोस घर से लिख के आता था 80 मिनट तक खेलना है मुझे, घर आ रहा हूँ मैं, व्रत तोड़ना है बीवी का, सोच के आता था वो मेरे ख्याल से, कसम से. एंड it was amazing. But then again, you see these players at the end of the day, they're all very good. They're good buddies यार. I mean, रैमोस ने इतने पैर तोड़े हैं, इतनों को फाउल किया है, लेकिन जहाँ जाके लाइफ का सर्कल देखो, आके मेसी के साथ ही खेला वो, जिसके उसने हाथ पैर मुंह सब तोड़ दिया, उसके साथ ही वो खेला है बराबर. रिसेंटली उसकी मुलाकात मो साला के साथ भी हुई थी कोई अवार्ड सेरेमनी में. हाँ वो बराबर. I know. I saw that. Yeah. So I mean these things, the circle of life feels complete now. हाँ, और जब भी मैं एल क्लासिकोस के बारे में सोचता हूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स है ओवर द इयर्स, सो यू कांट रियली, it's hard to pick like your favorite moment or your most iconic moment, but the two moments that I remember vividly, I think आज are the same. I'm 100% sure अपने दोनों सेम ही है. तुम बोल दो, तुमसे बोल. तो एक है which ऐसा मोमेंट जो यश बिलीव नहीं करोगे, अभी तक जब मैं उसका वीडियो देखता हूँ या इवन जब मन में बस विजुअलाइज करो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. It gives me goosebumps even today. One is Ronaldo scoring at the Nou Camp and doing the Kama celebration. Exactly. Kama celebration completely silencing 100,000 people, 1 lakh people जो Nou Camp में बैठे हुए. Exactly. Doing the Kama celebration. Ozil की through ball, Ronaldo rounds the goalkeeper Valdez and scores beautiful finish. That was 2-0. उसने second goal मारा था मैच का और पूरा खत्म ही कर दिया था उधर. Calm down, I'm here. I think that's the first time. I think that was वो मैच में बार्सिलोना वो leading 1-1 and जो रोनाल्डो का गोल था, it was an equalizer. Okay. Barcelona were leading 1-0 and then Ronaldo equalized, I believe, if I'm not mistaken. And then he did like the Kama celebration. Then the next one, jab Ronaldo goal marta hai at the Nou Camp again, beautiful goal. I think this is like the third goal Madrid had scored. They had won that match 3-1. And then he opens his jersey and shows the Ronaldo kit to the... Yeah, this was 3-2. I think it was where he got the red card in the next couple of minutes. I remember that. Yeah. That was iconic. But I thought you would say El Clasico का सबसे extraordinary moment वो होगा जो मेसी ने लास्ट मिनट गोल मारा था. वो भी मेरे माइंड में था. और भी बड़े नॉमिनेशंस है हमारे बेल साहब के, जो लास्ट मिनट मेरे फ्रेंड्स के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे बेल का गोल कौन बोलेगा, बेल का गोल. सब मैड्रिड फैन बैठे हुए ना यहाँ पे, सब बैठे मैसेज पे मैसेज कि भाई बोलेगा कौन, बेल ने भी तो गोल मारा था लास्ट मिनट, ऐसे घूम के मारा था. हाँ भाई बोलो सबका नंबर आएगा. लेकिन एल क्लासिको हैज ऑलवेज बीन फन बिकॉज
You had the likes of Iniesta, Xavi, और यहाँ पे आप Modric, Cruz, you had all the biggest names in world football. I think मैं ना जब FIFA खेलता ना, जब मैं छोटा था, तो एक World 11 होता था और एक Classic 11 होता था. I think ये जो होता था ना, ये वही था, El Clasico. The best players in the world playing in El Clasico. It was something like that, yeah. It was crazy, यार. Absolutely crazy. Bale का भी वो goal. I think Copa del Rey final था ना? Copa del Rey final. Ronaldo was injured or he was not available for that game. So Bale had to play and वो Mark Bartra के पूरा around भागा था वो. What a goal. Class. Absolutely class. Absolutely class. I remember stands में you had some of the big Madrid players who were not featuring in the Alonso game. and Ronaldo were out, I remember. Right. Yeah. So I think a couple of them, maybe Ronaldo, Xavi Alonso, a couple of them were in the stands, and Bale ka goal gaya, they were in disbelief, absolute disbelief, and they're hugging each other because goal bhi I think ekdam end mein aaya tha. This is probably the final. It came out of nowhere. मतलब वो लेफ्ट बैक उनका आई थिंक वो पोर्चुगीज था, उसका नाम भूल गया मैं, Fabio Contrao. He was left back. Marcelo was also not playing that game. तो Fabio Contrao ने सिर्फ 9 minutes extra time. My God, मेरी नजर जस्ट गई. 9 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आज क्या चल गया, इनको चाहिए हमसे बात करते रहे, आज शो खत्म ही नहीं करना है इनको हमारा शायद. So yeah, coming back to Fabio Contrao, I think he just played a very मतलब सिंपल सा पास लेफ्ट फिंगर को खेला आपने. बेल ने पता नहीं क्या टच ले लिया, मैंने बोला ये डिवीजन फुटबॉल चल रहा है मुंबई का, तुमने प्लेयर को मारा और दूर से भागे, ऐसे बचपन में करते थे ना, स्प्रिंट मार दिया. एंड या एल क्लासिको इज डिफरेंट. एक और मैच था जहां रोनाल्डो, आई डोंट थिंक इट वाज द ला लीगा मैच नहीं था, अगेन ऐसे कोपा डेल रे कोई मैच था, बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड, मरीनियो की मैड्रिड टीम थी, जब कॉन्ट्राओ ने आई थिंक फैबियो कॉन्ट्राओ का एक क्रॉस था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड रोनाल्डो ने हेडर मारा था. वो कीपर वो था, वो चोटी वाला पिंटो. Exactly. I know what goal you're talking about. That was in the Copa del Rey. That was the Copa del Rey, na? And then Madrid ended up winning that match 1-0. Courtesy that goal. I believe that ये रोनाल्डो और मेसी जैसे जो प्लेयर्स है ना, ये हम बहुत फॉर्चुनेट है. मैं अपने पेरेंट्स को ही बोलता हूँ, my parents are least interested in football. Especially my mom. She doesn't know football, but she watches it. She still watches it because I watch. उनको पता है मेरा अग्वेरो मेरा फेवरेट है, तो वो अग्वेरो करती है. वो उनको पता ही नहीं, वो रिटायर हो चुका है अभी भी अग्वेरो. But yeah, speaking of, when I tell her even now, I feel so fortunate that we are born in an era where we have seen Ronaldo and Messi play live. जैसे आज हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमने पेले को, या पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी, पेले को हमने देखा है, मैराडोना को हमने देखा है, तो वो उस टाइम पे प्रिविलेज फील करते होंगे. बट आई फील वी आर वेरी प्रिविलेज एंड वेरी लकी दैट वी हैव सीन. एंड ये वर्ल्ड कप उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, ऐसा मुझे तो लगता है. रोनाल्डो का डेफिनेटली लास्ट है, मेसी का आई एम श्योर उसका भी लास्ट ही होगा. इन दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है, उसमें हम उन्हें देख पा रहे हैं. आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर टाइम टू हैव बीन बोर्न एंड to have this much knowledge about football and then watch it makes it even more fun. Agreed, yaar, agreed. And time kaise nikal jata hai, you never know. Ronaldo, Messi now probably have like 2 or 3 years left at most in their careers, so cherish them, cherish both of them, instead of doing all these comparisons bhi karo, of course, whatever, like as fans, I think a big part of the football viewing experience, or the experience as a football fan, is the debates that you have. So comparisons karo, but I think you're right. Cherish the fact that we have 2 absolute godlike players, part of the same era, neck in neck for so many years, 15 years at the very top, giving each other a run for their money, and we have been in the privileged seats watching them play. Isliye same mentality ke sath I watch someone like a Virat Kohli also. I feel ki dekho boss, sometimes मुझे लगता है यार मैच देखूं कि काम करूं या कुछ और करूं, then I feel these matches, these players, these innings won't be there for too long. So Anubhav, enjoy it until it lasts, because who knows, maybe 4 years, 5 years down the line, जो ऐसे कभी-कभी निकल जाते हैं, you'll regret maybe not having watched some of the innings lives, especially when they're magicians, these क्या ही बोलो, these superhuman players who are putting on a show for you. Just cherish it, watch it live, leave everything aside. Absolutely. And जैसे कि रोनाल्डो और मेसी की हमने बात की, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है फुटबॉल हिस्ट्री में. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है फुटबॉल हिस्ट्री में कि 2 प्लेयर्स ने compete किया है for this long and who have given each other, like you said, a run for their money. I think on top of mind, मैं अपने पापा को वही बोलता हूँ, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, मेरे फुटबॉल फैंस जो दोस्त है सारे,
उनको बोलता हूँ ऐसा कब हुआ है भाई, कब हुआ है ऐसा कि जब 6-7 साल तक, या 6-7 तो मैं कम बोल रही, तो 12-15 साल हो गए, पर 6-7 साल तक भी 2 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. There either has been a clean sweep, like we saw Marco and Bastian hat trick of Ballon d'Ors, or maybe a Johan Cruyff couple of Ballon d'Ors back to back or something like that. But हमेशा कभी ऐसा हो ही नहीं पाया है. तो इन्होंने तो Ballon d'Or को तो एक नॉर्मल वो आईफा अवार्ड बना दिया है हमारा, कि ऐसे ही कोई भी ले जाएगा, हम ही ले जाएंगे करके. So it's really amazing to see यार. Do you typically end up watching PSG के matches? I do watch PSG matches. I don't watch them live all the time. When I don't have a Premier League game or something like that, when time is fortunate for me to, when I get enough time to watch, तब शायद देख लेता हूँ. But इतना मैं देखता नहीं हूँ. मैंने लास्ट 2 मैच देखे PSG के, और सीजन की कुछ शुरुआत के देखे थे जब मेसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तब के देखे थे. अब लास्ट 2 देखे मैंने. और what about La Liga के matches? अभी of course Ronaldo नहीं है, but you still watch Madrid, Yeah. you still watch Barcelona? I watch Madrid games. I watch Madrid. I don't watch Barcelona games क्योंकि the thing is ना कि आप एक टाइम पे एक ही गेम देख सकते हो. डिवाइस मेरे पास 2 है, मेरा फोन और ये क्या बोलते हैं लैपटॉप. तो 2 चीजों में आप क्या क्या देख लोगे. टीवी तो जमाना ही चला गया टीवी का. फोन और इस पे ही सब होता है. आई थिंक मैं अपने रूम में रहता हूँ, एक जगह प्रीमियर लीग चल रहा होता है, एक जगह कोई मैड्रिड का मैच या जो भी दूसरा चल रहा है, ऐसा ही मैं देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ अपना. क्योंकि आई थिंक I would rather watch a La Liga game than a Ligue 1 game, क्योंकि I feel that still there is nothing. It's like हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अंडर 14 के बच्चों के सामने, वो PSG खेल रही है, प्रतिमा रहती सारे PSG के, एम्बापे, नेमार, मेसी, क्या मतलब है. इससे कोई फायदा ही नहीं है. हाँ, you know it's interesting to mention कि टीवी का तो जमाना गया, टीवी पे देखते ही नहीं है, हम अपने ये लैपटॉप, फोन, आईपैड, इन्हीं डिवाइसेस पे देखते हैं. यार याश, मुझे हो सकता है I'm not the only one, and I hope I'm not the only one, क्योंकि कहते हैं misery loves company, तो I hope I'm in the same boat as lots of other people. लेकिन I remember एक टाइम हुआ करता था जब मैं स्कूल में था, जब पहले टीवी पे सब लोग मैचेस देखते थे. स्कूल में था, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, टीवी पे प्रीमियर लीग देखता था. उस समय आई स्टिल रिमेम्बर यार, मैं चाहे बोरिंग से बोरिंग भी मैच क्यों ना हो, मैं स्टार्ट टू फिनिश देखता था विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बस मेरी नजर थ्रू आउट द 90 मिनट्स इज फिक्सेटेड ऑन द टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ मी, चाहे बोरिंग भी मैच हो. अब क्या होता है, बिकॉज आई एम वाचिंग ऑन माय डिवाइसेस, बिकॉज आई एम वाचिंग ऑन माय आईपैड, पास में फोन है, आई एम वेरी इम्पल्सिव. हर समय फोन चेक करो, जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी डल मोमेंट है या स्टॉपेज हुआ, ये हुआ, कोई और टैब खोलो, ये चेक करो, वो चेक करो, फोन चेक करो. तो होता है, ये होता है, ये होता है. तो So you were saying? हाँ, तो वही मतलब I'm guessing it happens with everyone, but I don't know यार, I don't feel too good about doing that. I feel यार इतना impulsive क्यों होना है? At the end of the day, it's something you're enjoying. 90 minutes है, you don't necessarily have to be distracted. As a result of which मैं अच्छे से मैच भी नहीं देख पाता हूँ कभी-कभी, जैसे मैं पहले देखा करता था, full focus के साथ. At the end of the match, I'd be able to discuss everything कि ये हुआ, ये key moments थे. I would remember every single instance from matches earlier, but आजकल याद भी नहीं आते इतने अच्छे से, only because I haven't watched them with full focus. Right, absolutely right. I think this very same thing happens with me as well, because whenever I'm watching a game, probably जब मैं iPad पे देख रहा हूँ या लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं करने को, फोन साइड में रहता है. बट अगर मैं अपने फोन पे देख रहा हूँ और कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी का कोई मैसेज आया, कुछ मैंने कोई पोस्ट चेक कर लिया, कुछ भी, कोई ब्रेक हो गया, तो चला ही जाता है. फिर जब मैं देखता हूँ वो गोल का अपडेट आता है किसी वेबसाइट से कि ये गोल मार दिया अभी, तो अरे भागो देखो क्या हो गया, फिर पीछे जाके देखो कैसे गोल मारा. So it is just like that. I think technology has screwed all of us over. I swear यार, attention spans इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है. So now Wales and USA 1-1 draw. I think it's a safe result, right, for both the teams. I mean, USA would have wanted a win for sure, but if it ends in 1-1, I don't know what is happening in the game, which team is dominating, how much a team has created chances at the moment, मुझे idea नहीं है. But looking at the scoreline, it seems that it's an evenly poised game, and if it's 1-1, it's a safe thing for both the teams, right? Right. I think based upon whatever little I watched of the game, या जितना भी मैं देख पाया हूँ while doing this watch along, I feel USA might be a tad disappointed with this result, क्योंकि especially शुरू में in the early exchanges of the match वो लोग काफी dominate कर रहे थे, 1-2 clear cut chances थी, and they could have doubled their lead also.
So maybe USA might be feeling a tad disappointed that they weren't able to kill the game after they took a 1-0 lead, and the fact that वो लोग late on in the 82nd minute एक penalty के through equalizer concede किए. I think they might be feeling a bit disappointed about that. लेकिन Wales के लिए I think it's a good result. Wales ranked 19th, USA ranked 16th, and I think Wales were probably on the back foot for a decent chunk of the game. So I think Wales के लिए better result compared to for USA. Yeah, I think that too as well, because Wales कैसी है कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है इतने सालों बाद, तो उनके लिए पहले ही एक बहुत ज्यादा बोलते ना प्रेशर अपने आप पे क्रिएट हो गया रहेगा. Because this is what happens when you are an inexperienced side. You already feel that you are overwhelmed to be a part of this. उसके ऊपर से you have a lot of things to prove. You always have that hope and belief, and when you're already trailing by a goal down, it actually kills your morale. But it's good that Wales had a comeback, even though it was from a penalty, or they didn't look the best throughout the game. Because when Pallabda was hosting and we were talking about the whole game, he was telling me that the position has only and only been with US. It was 67-33 at one point. So in that sense, USA were dominating most of the game. So like you said, a very disappointing day for US, but good for the Welsh fans. And this is the full-time whistle as well. I think it's full-time there. 9 minutes ho gaye. 9 minutes of misery for the Welsh fans. But good day, yaar. Good day at the World Cup. England, Iran, 6-2, 8 goal us match mein. Senegal versus Netherlands, 2 late goals, and then Netherlands ending up winners in that match by 2-0. और USA Wales दोनों टीम के लिए 1 point apiece, 1-1, USA scoring first, and then Wales equalizing. So what else are you looking forward to in the rest of the World Cup? What do we have in store tomorrow? Any idea? Do you remember off the top of your head? Tomorrow, the first game, I think it's Argentina versus Saudi Arabia. It's going to be a messy show, I think. I'm excited for this game particularly because Lionel Messi coming for the World Cup after a Copa America win, after winning the the Super Cup between Italy and Argentina as well. So फिर a lot of expectations from Leo Messi, and वो form में भी चल रहे हैं. So I think it's going to be a lot of fun to see Leo Messi play. So I'm sure you're excited as well. Messi है यार, Messi है. बिल्कुल देखेंगे. हाँ, और who knows, Messi सोच रहे होंगे कि if he ends up impressing in tomorrow's match against Saudi Arabia, then Ronaldo की तरह उनको भी हो सकता है 350 million pounds का contract मिल जाए to play in Saudi Arabia for 2 years. उनको आया रहेगा, उन्होंने बोला नहीं रहेगा सिर्फ. वो पियर्स मॉर्गन के पास नहीं गया ना Messi अपने वही गोलाज़ो वही स्पेनिश का सीखे होंगे बोलने को. But other matches ये देखो ना, यहाँ पे आया है जो Denmark and Tunisia, the next match at 3:30. At 6:30, I think it's 6:30. Tunisia and Denmark at 6:30. Then Indian time pe 9:30, Mexico, Poland. I'm excited to see that game as well because 2 underdog teams, they go crazy. And then the last game, I think, is France and Australia. So we maza aega. Let's see what happens. It's going to be a rip-snorting game because 4 games back to back. I'm very excited. So, let's absolutely. Yash, maza to mujhe aaya, doing this with you, with Pallabda. Sure. Had a cracker of a day. Doing this with all our viewers who tuned in as well for all of the matches. Like a big thank you on behalf of all of us to you guys for tuning in, not just tuning in, but for also engaging with us, participating through your questions, your comments, your likes, your support. Subscribe kar lo if you haven't already done so. And in case you missed out, in case you didn't get the memo, we're doing these watch-alongs for every single match throughout the World Cup. तो कल भी हम आपके स्क्रीन पे हाजिर होंगे. We might have a slightly different crew because we've got lots of commentators who do this, so एक rotation policy भी है, but you'll definitely be seeing familiar faces, and we hope to see you just like we saw you today. So on behalf of all of us, thanks so much for joining. We'll see you very soon. Yash, a pleasure as always. A big thank you to the people behind the scenes who make us look good for all their hard work as well. And abhi we're barely getting started. The best is yet to come. Thank you so much. Good night. Take care. Bye-bye. Good night.